वालेकुम क्लास बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। और आज की क्लास के अंदर जिस टॉपिक से हम अपनी बात का आगाज करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। आज की क्लास का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा आ रहा है बेटा, ये आ रहा है टॉपिक डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट ऐड करता है हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि डिटर्मिनेंट दुनिया के अंदर कहाँ किसे जाता है। हमेशा याद रखिएगा डिटर्मिनेंट के क्या मायने होते हैं। अगर कभी भी मुझे किसी मैट्रिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कभी भी दुनिया में किसी मैट्रिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है आसान भाषा में, अगर मुझे कभी भी दुनिया के अंदर किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो भाई जो कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड निकालेगा, वैल्यू निकालेगा, यानी कि भाई कोई मैट्रिक्स गिवन है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। 2x2 का है, 3x3 का है, 4x4 का है, कोई भी मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आपको कभी भी दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिटर्मिनेंट। यानी कि जिस तरह वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हो ना, कि भाई एक वेक्टर गिवन है आपको, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट का, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको लेंथ निकालनी है। तो सिमिलरली जो मैट्रिक्स होता है, अगर मुझे उसकी लेंथ निकालनी हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, उसकी न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू निकालनी हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ये भाई सारे नाम होते हैं किसके, डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, इतने मासूम से होते हैं, सर डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं। अरे भाई डिटर्मिनेंट कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड को। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, दुनिया के अंदर सिर्फ एक तरह के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। भाई एक कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट निकालने की, कि भाई डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। अक्सर बच्चों को ये बेसिक बात नहीं पता होती, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, किसी और मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। सो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है दुनिया में, सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। यानी कि भाई जिसके पास सिमिलर एक आपके पास ऑर्डर आ रहा हो, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, 6x6 का, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अच्छा, दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में भी। वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये जो आपके पास ये मॉडुलस जैसी लाइंस होती है ना, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। कभी भी किसी मैट्रिक्स के ऊपर अगर इस तरह की लाइन लगी हुई हो, इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, कोई भी मैट्रिक्स ए आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसके डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। याद रखिएगा दुनिया में दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। पहले नंबर के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई मैं किसी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकालने के ऊपर जाऊं, डिटरमिनेंट निकालने पे जाऊं, वो या तो मेरे पास जीरो के बराबर आ जाए, या फिर मेरे पास जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने पे जाता हूं, या तो वो जीरो आ जाए या फिर वो जीरो ना आए। दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज है ना दुनिया के अंदर, या तो आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, प्लस का, माइनस का, कुछ भी आ जाए, या फिर आपके डिटरमिनेंट का आंसर जीरो के बराबर आ जाए। तो भाई दुनिया में वो तमाम मैट्रिक्स जिनके डिटरमिनेंट होते हैं जीरो के बराबर, ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहा जाता है, सिंगुलर मैट्रिसेस। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर, उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, उनको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है दुनिया के अंदर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि देखो भैया, दो बातें यहां पे आ रही हैं। मैंने सबसे पहले क्या कहा, डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, डिटरमिनेंट कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को। डिटरमिनेंट के बेसिक मायने क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकालना, लेंथ निकालना, वैल्यू निकालना। डिटरमिनेंट दुनिया में सिर्फ एक तरह के मैट्रिक्स का पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज, दुनिया में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले नंबर के ऊपर या तो आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, वो जीरो के बराबर आ जाए, या फिर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, वो जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, इधर प्लस में इधर माइनस में। तो भैया अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट, और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आती हैं पेपर के अंदर। आइए समझते हैं। भाई आप तमाम लोगों ने 2x2 का मैट्रिक्स तो कभी ना कभी जिंदगी में देखा होगा ना, नहीं देखा तो आइए मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास एक मासूम सा मैट्रिक्स आ रहा है। ये मैट्रिक्स आ रहा है 2 4 3 और 9। अब देखो मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड यानी कि डिटरमिनेंट निकाला कैसे जाता है। जो 2x2 का मैट्रिक्स होता है ना, उसका डिटरमिनेंट अलग तरीके से निकालते हैं। जो 3x3 का मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट अलग तरीके से निकालते हैं। मगर एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, मैं शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा, नॉर्मल तरीके कार भी सिखाऊंगा। आपको जिस चीज में आसानी हो आप उस तरीके से कर लीजिएगा, कोई कैद नहीं है। अब देखो 2x2 का, अगर कभी भी 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कि भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने इस तरह के सिंबल के अंदर अपने मैट्रिक्स को रख दिया, सही है ना, इस तरह के सिंबल
ट्रायंगल के अंदर। अब हम करते क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, हमेशा ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 के बराबर। अब ये जो नेगेटिव का साइन होता है ना, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का अपना होता है, ये डिटर्मिनेंट के अपने फॉर्मूले का नेगेटिव का साइन है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 4 जार क्या बन गया, ये 3 4 जार 12 बन जाएगा। मैं तरीके से लिख के दिखा देता हूं, 3 4 जार 12 बन जाएगा। तो 9 इंटू 2 18, ये माइनस का साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का, 3 4 जार 12। 18 में से 12 को माइनस करोगे तो आंसर आ गया 6 के बराबर। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। यानी कि ये मैट्रिक्स कैसा आ रहा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 6 के बराबर है। ये बहुत बेसिक सी मैंने एग्जांपल आपको दिखाई है कि देखो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव का साइन, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मुझे बताओ यहां तक की बात में कोई मसले की बात है, कोई चीज कंफ्यूज करती है यहां तक, आपको कोई परेशानी की बात यहां तक बेटा, किसी भी चीज में यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात, जल्दी से मुझे बताओ, ये बात पल्ले पड़ती है, डिटर्मिनेंट है। अब देखो अगर मैं इससे अपने कॉन्सेप्ट को एडवांस करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज्यादा मिलेंगे। एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर मुझसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन, एक लैम्डा दे दिया, ये क्या कौन सा सिंबल है, लैम्डा का। एग्जामिनर कह रहा है फॉर एग्जांपल लैम्डा की वैल्यू बताओ। अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, फाइंड द लैम्डा इफ अ मैट्रिक्स 2 3 लैम्डा 5 इज सिंगुलर। यानी कि एग्जामिनर क्या कहता है, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, अगर तो ये मैट्रिक्स क्या है, अगर तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है ना, तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर और पेशतर पेपर में मिलेंगे बहुत ज्यादा, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। अब देखो एग्जामिनर यहां पे क्या कहना चाह रहा है, बात समझो। एग्जामिनर कह रहा है एक अननोन है लैम्डा, या कोई भी अननोन आ जाएगा, कहता है उसकी वैल्यू बताओ अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर। हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो भैया मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा हुआ है ना कि मैट्रिक्स कैसा सिंगुलर है, तभी हम लोगों को एक अननोन निकालना है। तो अब देखो हम करेंगे क्या, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में लिख के एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के, तो मैं इस अननोन को इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे करूंगा भाई, कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट, बहुत ही सिंपल है बेटा। सिंपल तरीके से पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो 5 2 जार क्या होता है, 5 2 जार होता है 10 के बराबर, माइनस का साइन फॉर्मूले का, फिर ये लैम्डा जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया 3 लैम्डा इक्वल टू के बाद 0। ये नेगेटिव का 3 लैम्डा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल 10 इज इक्वल टू 3 लैम्डा के बराबर। सो बेटा देखो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10/3 के। अब वेरी टिपिकल कॉन्सेप्ट जो अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर मैट्रिक्स बराबर है सिंगुलर के, तो बताइए अननोन की वैल्यू क्या है। तो कैसे निकाली, देखो गौर से समझो। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में साफ तौर पर बताया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है। मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो आंसर क्या होगा, आंसर 0 के बराबर होगा। तो हमने सिंपल तरीके डिटर्मिनेंट को ओपन अप करा, डिटर्मिनेंट को ओपन करवा के हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से देखो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये जो मैट्रिक्स हमने अभी सॉल्व करा है ना, इट्स अ वेरी सिंपल वन। अगेन 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही मजे का लग रहा है, हमें आसान सा लग रहा है, इससे थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट करते हैं। तो भाई देखो 2/2 का मैट्रिक्स आ गया समझ में, कैसे सॉल्व करते हैं। 2/2 के ऊपर कोई भी मैट्रिक्स आया आपके पास, 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सबको समझ में आना चाहिए। कैसे लेते हैं बेटा, देखो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जार 4, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का, फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 2 जार 6, तो 4 में से 6 निकाला, नेगेटिव का 2, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -2 के बराबर। ये बहुत सिंपल सी बात है, सबको 2/2 का क्लियर हो गया। आई कैन अज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द 3/3 मैट्रिक्स। देखो अभी हम लोगों ने क्या समझा है, 2/2 का मैट्रिक्स। अब देखो दुनिया के अंदर अगर 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए या उससे ऊपर का कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उसके डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा नॉर्मली आपके लेवल पे 3/3 आता है, आपके लेवल के अंदर 4/4 शाजिर और नादिर ही आएगा, अगर तो आएगा। नॉर्मली वो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर सॉल्व हो रहा होता है, अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होता, बच्चे कह रहे होते हैं 4/4 का आ गया। यूजुअली आपके लेवल के ऊपर 4/4 का नहीं आता, नॉर्मली 3/3 तक का आता है। बट 4/4 का कैसे सॉल्व होगा मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बेटा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे हमेशा याद रखिएगा 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है ना, इसमें देखो 3 रॉज हैं 3 कॉलम्स हैं, सही है। इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है कि जो पहली वाली रॉ होती है ना, यहां पे देखो जो पहला एलिमेंट है प्लस में होता है, दूसरा माइनस के अंदर हम कंसीडर करते हैं, तीसरा प्लस में, फिर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अल्टरनेट साइंस होते हैं, ये अल्टरनेट साइंस का मतलब क्या, मैं आगे चल के समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि भाई जब कभी आप किसी मैट्रिक्स को ओपन अप करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए 3/3 में, तो याद रखिएगा हमारे पास अल्टरनेटिव साइंस होते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस। सही है ना, ये अल्टरनेट साइंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, वहां पे रॉ वन के जरिए एक्सपेंड करवाया जाता है। क्योंकि रॉ वन के जरिए एक्सपेंड करना ज्यादा आसान होता है, तो मैं भी हमेशा बच्चों को यही प्रेफर करता हूं कि आप हमेशा क्या करो, ये जो पहली वाली रॉ है ना, इसके जरिए डिटरमिनेंट निकाल लो, इसके जरिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो रॉ टू या रॉ थ्री के जरिए भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, मगर आसान तरीका क्या होता है हमेशा, कि रॉ वन के जरिए एक्सपेंशन अपनी करवाई जाए। रॉ वन के जरिए एक्सपेंशन करवाने का मतलब क्या है, कि देखो जो आपके पास पहली रॉ का पहला एलिमेंट है, इसको आप सिंपल सेलेक्ट करोगे, देखो इसके ऊपर साइन क्या है, प्लस का, तो हम कंसीडर करेंगे प्लस का वन है। अब ये जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रॉ में आ रहा है, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको इग्नोर कर दो। मैंने क्या कहा कि बेटा देखो, ये जो आपके पास नंबर है ना, ये पहली रॉ का पहला एलिमेंट जो आ रहा है, ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो। बाकी के चार नंबर्स को लिखो अपने पास। बाकी के चार नंबर्स क्या होंगे, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 8, ये होगा 9। सही है। अब देखो, जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, जब आप एक्सपेंड करवा रहे होते हो, तो अब जो फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट है, वो नेगेटिव के साइन पे कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि देखो यहां पे क्या है, पहला पहला वाला एलिमेंट प्लस पे कंसीडर किया था, दूसरा वाला नेगेटिव पे करेंगे, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2। अब देखो ये नेगेटिव का 2, अब ये जो 2 है ना, ये जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के चार नंबर लिखो। देखो ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रॉ में आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, बाकी के चार नंबर। बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं, एक 4 है, एक 7 है, एक 6 है और एक 9 है। सही है। अब देखो फर्स्ट रॉ का जो लास्ट एलिमेंट है उसको लेंगे। अब देखो इस पे साइन कैसा है, प्लस का, यानी कि हम लोग बाहर साइन लगाएंगे प्लस का, 3 का 3 एज इट इज। अब देखो अगेन, ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के चार नंबर। बाकी के चार नंबर कौन से हैं, ये वाले चार हैं। तो कौन कौन से हैं, 4, 7, 5, 8। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे बेटा, देखो 1 का 1 एज इट इज। हमें मालूम है दुनिया के अंदर 5 इंटू 9 किसके बराबर होता है, 5 9 जार इज 45, है ना भैया जी, 5 9 जार इज 45, क्योंकि 5 10 जार 50 होता है। माइनस का साइन फॉर्मूले का। अब देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया ना, तो 2/2 का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे लेते थे, 5 9 जार 45 माइनस का साइन, 8 इंटू 6 किसके बराबर होता है, 8 6 जार होता है 48 के बराबर। सही है, आगे चलोगे, माइनस का 2 एज इट इज। हमें पता है 4 9 जार क्या होता है, अरे भाई 4 9 जार होता है हमारे पास दुनिया के अंदर 36 के बराबर, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओगे, 7 इंटू 6 किसके बराबर होता है, 42 के बराबर। किसके बराबर होता है, 42 के बराबर। तो यहां पे आ जाएगा सिंपल तरीके से 42 का 42, फिर आगे आएगा प्लस का 3। अब देखो अगेन ये 4 जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 जर क्या होता है, 32 होता है, माइनस का 7 5 जर क्या होता है, 35 होता है। सिंप्लीफाई करवा लो, 45 में से बेटा अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 45 में से 5 प्लस का 3 8 होता है ना, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 3 बन जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज। 36 में से अगर मैं 42 को माइनस करूं, अगेन बेसिक मैथ से भाई, 36 में से अगर मैं 42 को माइनस करूंगा तो 4 और 2, जाहिर सी बात है बन गया 6, तो नेगेटिव का 6 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। फिर आगे प्लस का 3 है, तो 32 में से अगर 35 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 32 माइनस का 35 विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 32 में से मैं 3 को निकाल लूं तो नेगेटिव का 9 बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, नेगेटिव का 3 आ गया, नेगेटिव के 2 को नेगेटिव 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 12 और ये आ जाएगा माइनस का 9। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करने पे आऊं तो प्लस का 12 और माइनस का 9 क्या बन जाएगा, प्लस का 12 एंड माइनस का 9 इज ऑब्वियसली इक्वल टू विच टर्म, प्लस का 12 माइनस का 9, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस के 3 के बराबर। 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर। यानी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है सिंपल 0 के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि सिंपल तरीके से हमने डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के बराबर। ये नॉर्मल मेथड होता है, दोबारा समझिएगा, नॉर्मल मेथड में एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक ऑन इट। मैंने आपसे क्या कहा, मैट्रिक्स को आप किसी भी रॉ के जरिए एक्सपेंड करवा सकते हो। याद रखिएगा, आपको नॉर्मली जो आपके ट्यूशन वाले बाजी या बाजियां होते हैं ना, हमेशा पहली रॉ के जरिए पढ़ाते हैं, बट मैं ओपनली बच्चों को बताता हूं कि भाई आप चाहो तो रॉ नंबर 3 की रिस्पेक्ट से भी एक्सपेंड करवा सकते हो, मगर इन साइंस का ख्याल रखिएगा, अल्टरनेट साइंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉ 2 के रेफरेंस से एक्सपेंड करवाऊंगा तो पहले नेगेटिव का 4 लिया जाएगा, फिर आप जब नेक्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करोगे फिर प्लस का 5 लोगे, फिर नेगेटिव का 6 लोगे, वो डिफिकल्ट बन जाता है। तो भाई पहली रॉ के जरिए एक्सपेंड करवाना जरा आसान होता है। पहली रॉ के जरिए एक्सपेंड कैसे करवाया, जरा गौर से देखो। पहली रॉ का जो पहला एलिमेंट है ना, हमने उसको लिया, ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर देंगे, बाकी के चार नंबर लोगे, बाकी के चार नंबर 5 8 6 9 आ गया। अब जब मैं सेकंड वैल्यू के ऊपर जाऊंगा, देखो पहली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, अब जो सेकंड वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव में होगी। अल्टरनेट साइन चल रहे होते हैं जब आप ओपन अप करते हो ना पहली रॉ के रिस्पेक्ट से, ये किसी भी मैट्रिक्स को, जो अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सो ऑन। तो अब देखो नेक्स्ट वैल्यू मैंने, ऑल्दो ये प्लस का 2 लिखा हुआ है,
देखो यहाँ पे प्लस का 2 लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर, मगर हमने क्या कंसीडर करना है, माइनस का 2। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है बेसिक आपके पास कि जब 3 by 3 के मैट्रिक्स को ओपन अप करोगे तो भाई प्लस माइनस के साइन का ख्याल रखना है। तो ये किस पे ओपन हो जाएगा, नेगेटिव के ऊपर, सही है ना। अब देखो ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, डेट इज 4, 7, 6 और 9। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है क्या, प्लस का 3। अब देखो पहली प्लस में ली, फिर नेगेटिव में, फिर प्लस के अंदर। अब ये 3 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दोगे, बाकी के 4 नंबर जो कि 4, 7, 5 और 8 आ रहे हैं। सिंपल तरीके से आप इसको ओपन अप करवाओगे। अब देखो बेसिकली 3 by 3 के मैट्रिक्स को आपने 2 by 2 में ब्रेक कर दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स का। जैसे आप 4 by 4 होगा ना, वो 3 by 3 में ब्रेक होता है। सिमिलरली 3 by 3 का मैट्रिक्स 2 by 2 में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अब देखो छोटे छोटे 2 by 2 में ब्रेक होगी। अब 2 by 2 को सॉल्व करना सिखा चुका हूं कि भाई सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव का साइन नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया। सिमिलरली डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव का साइन नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाओगे। सिमिलरली डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव का साइन नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाओगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं। देखो आई विल नॉट बी टेकिंग योर क्वेश्चन बिफोर माय टॉपिक एंड। यानी कि भाई जब तक मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर नहीं कर देता, मैं आपको टॉपिक नहीं लूंगा, क्योंकि भाई आपके क्वेश्चन इसी से लिंक कर रहे होंगे। तो मैं उसको अभी मजीद एग्जांपल में वैसे ही क्लियर कर रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपको क्वेश्चन क्या होगा, तो भाई उस चीज के हवाले से मैं आपको वैसी क्लास में गाइड करूं, तो गौर से जरा बात को समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, जरा बात को समझो। मैं फिर इसकी एक शॉर्टकट बताऊंगा, तो उस शॉर्टकट को समझने से पहले एक्चुअल मेथड आपको आना चाहिए। लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास 2, नेगेटिव का 5 और ये आ रहा है 3। फिर मेरे पास यहां पर आ रहा है 1, यहां पर आ रहा है 7, यहां पर आ रहा है नेगेटिव का 2। देन आई हैव -1, आई हैव प्लस का 4 एंड आई हैव +1। सही है ना। लेट सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है। एग्जामिनर कहता है इसका डिटरमिनेंट लेकर बताओ। देखो डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, बात को बड़े गौर से समझिएगा, सही है। आपने सबसे पहले हमेशा रॉ 1 के रेफरेंस से एक्सपेंशन करनी होती है। तो भाई पहली रॉ का पहला एलिमेंट, पहली रॉ के पहले एलिमेंट को मैंने लिया। ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर लिखो। क्या क्या आ गया, 7, 4, नेगेटिव का 2 और 1। अब देखो मेरा प्यारा बेटा, पहली वैल्यू पॉजिटिव में होती है, याद रखिएगा। सेकंड वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव के अंदर होगी। तो ये नेगेटिव फॉर्मूले का है। अब मेरे पास इत्तेफाक से जो सेकंड वैल्यू आ रही है, फर्स्ट रॉ की जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है, वो खुद भी नेगेटिव का आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव का 5 लिख दूंगा। ये जो नेगेटिव साइन है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स का होता है कि जब आप 3 by 3 के मैट्रिक्स को ओपन कर रहे हो, तो पहली कंपोनेंट हमेशा प्लस में होगा, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस। तो अब देखो चूंकि मैं सेकंड एलिमेंट को जब एक्सपेंड करवा रहा हूं, तो ये नेगेटिव उसका आ रहा है। और ये जो -5 गिवन है, ये इटसेल्फ मैट्रिक्स के अंदर इस एलिमेंट के अंदर गिवन है, तो मुझे उससे कुछ करना धरना नहीं है, सही है ना। अब देखो ये -5 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर। ये नेगेटिव का 5 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं, 1, -1, -2 और 1, सही है ना। सिमिलरली अब देखो ये नेगेटिव में लिया था, ये वाला एलिमेंट प्लस में लूंगा। अब देखो ये जो एलिमेंट आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर। तो बाकी के 4 नंबर कौन से हैं, एक है 1, एक है 7, एक है -1, एक है 4। इसको आप बैठ के सिंप्लीफाई करवाओ, तो क्या बन जाएगा, 2 का 2 एज इट इज ये हो जाएगा। देखो हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 1 7 होता है। नेगेटिव का साइन इज अ फॉर्मूला, नेगेटिव का साइन डिटरमिनेंट के फॉर्मूले का। जब 4 जाके नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा नेगेटिव का 8। 4 इंटू 2 8 होता है, 4 2 8। मगर क्योंकि नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो 4 इंटू -2 नेगेटिव का 8 बनेगा। और जब मैं -8 को यहां रखूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 8 बन जाएगा। ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 5 बन गया। सेम गोज फॉर हियर, 1 1 जार होता है प्लस का 1। ये माइनस का साइन डिटरमिनेंट के फॉर्मूले का है, सही है ना। -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये सिंपल तरीके से 2 बच गया, तो यहां पे सिंपल 2 आ जाएगा, सही है ना। ये बेसिक मैथ्स होती है भाई। प्लस का 3 एज इट इज, 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 का 4, माइनस का साइन डिटरमिनेंट के फॉर्मूले का। -1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव का 7 आएगा, एंड नेगेटिव नेगेटिव इज प्लस का 7। क्लियर है बेटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 7 प्लस का 8। बेटा अगर 8 के अंदर आप 7 का इजाफा करते हो, तो भैया देखो 8 और 7 बराबर होते हैं 15 के। तो ये सिंपल तरीके से आ गया 2 इंटू 15 के, प्लस का 5 का 5, एक में से 2 निकालोगे तो नेगेटिव का 1 बचेगा। फिर प्लस का 3 एरिडिस का एरिडिस, 4 प्लस का 7 क्या होगा, 7 या 3 10 के बराबर होता है, 7 4 11 बन गया हमारे पास। सिंपल वे में सिंप्लीफाई करवा दो अब इसको। 15 इंटू 2 किसके बराबर होता है, 15 2 जार होता है बेटा 30 के बराबर। 5 इंटू -1 नेगेटिव का 5, और 3 इंटू 11 ये बन गया मेरे पास 33 के बराबर। तो 30 में से 5 को माइनस करूंगा, 25 बनेगा। तो 25 प्लस का 33 क्या हो जाएगा भाई, 25 के अंदर अगर मैं सिंपल सी बात है भाई, 5 के अंदर 3 का इजाफा किया 8,
3 में 2 का इजाफा किया 5, तो ये आंसर आ गया 58 के बराबर। मुझे बताओ नॉर्मल मेथड के ऊपर मैट्रिक्स की कैलकुलेशन समझ में आती है? ये सिंपल डिटरमिनेंट लेने का तरीका है। किस तरीके से 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लेते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। किस तरीके से 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि मैट्रिक्स लेने का तरीका आ गया। आइए मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। हमारे पास अगर आपको 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने का बेसिक तरीकेकार आ गया ना, तो भाई देखो इसके ऊपर हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिसेस के टॉपिक के अंदर एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन अवेलेबल है 3/3 का। भाई ये मत समझिएगा कि एनईडी के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? बच्चों को इतने नालायक बच्चे होते हैं, नल्ले बच्चे होते हैं माशाल्लाह से, उन्हें कैलकुलेटर वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना आता हो, तो टेंशन ना लो। मैंने ऑल्दो एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है सॉल्व करने के लिए, मगर मैं आपको एक और बड़े मजे का पॉइंट बताता हूं। दुनिया में कोई भी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, दुनिया में कोई भी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसको एक और नाम भी होता है, इसको कहा जाता है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दुनिया में कोई भी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसका एक और नाम भी होता है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है? नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम क्यों कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी होता है डी जेनरेट मैट्रिक्स। डी जेनरेट मैट्रिक्स ये आप लोगों की किताबों के अंदर कुछ जगहों पे मौजूद है, केपी के बोर्ड वगैरह के अंदर। सो भाई इसका नाम क्या होता है? डी जेनरेट मैट्रिक्स। उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, इसका कभी भी एडजॉइंट पॉसिबल नहीं है। इसको नॉर्मली मैं एडजॉइंट में जाके बताता हूं, बट अभी चूंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इसका एक और नाम भी तो होता है, तो चलो मैंने सोचा आपको बता देता हूं, सही है ना। एक जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसको क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या फिर डीजेनरेट मैट्रिक्स। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि कल को जब आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए जाओगे ना, तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है ना, पर्टिकुलरली जो भी आपके पास, जो आप जब आप इनवर्स निकालने पे जाते हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई लेट सपोज मैं अपने मैट्रिक्स का क्या निकालने जा रहा हूं? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा ही है। मगर जो मैट्रिक्स सिंगुलर है, जो मैट्रिक्स दुनिया में सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होगा, उसका डिटर्मिनेंट होगा 0 के बराबर। तो वो कभी भी क्या हो जाएगा? वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकेगा। वो कभी भी दुनिया के अंदर डिवाइड नहीं हो सकेगा। सो भाई अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है ना, तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जो मैट्रिक्स सिंगुलर है, गौर से सोचो, जो मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 0 के। और हमें मालूम है कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई अगर मैं ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने पे जाऊंगा, तो डिटरमिनेंट की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। अब जाहिर सी बात है, दुनिया के अंदर कभी भी अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड होना, इंफिनिटी का होना, एंड सो ऑन। तो यानी कि भाई ऐसे मैट्रिक्स को कभी भी उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, या फिर डीजेनरेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। वाइस वर्सा, अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेट सपोज मेरे पास क्या आ रहा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, उसका एक और नाम क्या होता है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कह रहे होते हैं, सही है ना। ये बेसिक चीजें, इसको मैंने आगे चल के और बताना था, मगर कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा आपको यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। रिमेंबर दिस थिंग, सिंगुलर मैट्रिक्स को नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो उसका इनवर्स दुनिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर। तो डिवीजन में जब आपके पास 0 आएगा, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता। दैट्स द लॉजिक। खैर वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था कि भैया हमें क्या निकालना है? हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है और ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। भाई ये क्वेश्चन पास पेपर्स के आपको लिया गया है, बेतहाशा आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलेगा। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है और वो किसके बराबर है? सिंगुलर के बराबर है। तो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, सही है ना। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करवा लूंगा। कैसे करवाऊंगा भाई? बहुत ही आसान सा तरीका है। मैंने आपको नॉर्मल मेथड जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया? मैंने आपको एक ही मेथड अभी तक पढ़ाया है मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने को। सबसे आसान मुझे तो लगता है बच्चे के लिए सबसे आसान मेथड है। अगर आप मुझसे कहोगे मैं भी आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो शॉर्टकट आप देखिएगा, वो आपको अगर आसान लगे उसको फॉलो करो, अगर आपको ये मेथड आसान लगे इसको फॉलो करो, सही है ना। तो पहली वाली रॉ के पहले एलिमेंट को लोगे प्लस के अंदर, ये हमेशा प्लस के अंदर होगा। इस रॉ में, इस कॉलम में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, नेगेटिव का 1 1 और लैम्डा आ गया, सही है। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना, ये हमेशा नेगेटिव के साइन पे आएगा, तो ये आ गया नेगेटिव का 2। अब ये जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, इट इज 2 1 1 और लैम्डा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमेशा प्लस के अंदर होगी, तो फर्स्ट रॉ का जो लास्ट एलिमेंट है 1 आ रहा है, ये जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर कर दीजिए, बाकी के 4 नंबर, इट इज 2 नेगेटिव 1 1 एंड 1। सिंप्लीफाई करवाने पे जाऊंगा तो ये बन गया 1 का 1 लैम्डा इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव का लैम्डा माइनस का साइन 1 इंटू 1
सिंपल तरीके से 1 आ गया। नेगेटिव का 2 एज इट इज, लेमडा जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2 लेमडा, माइनस का साइन 1 1 जार 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जार 2, माइनस का साइन देखो फॉर्मूले का, नेगेटिव 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 1 आएगा ना, तो जब मैं नेगेटिव 1 को यहाँ लिखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव इट शुड बिकम प्लस का 1। सही है ना? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो, 1 जाके जब ब्रैकेट को ओपन करेगा तो ये ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो नेगेटिव का लैम्डा नेगेटिव का 1 एज इट इज, ये नेगेटिव का 2 जाके अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 4 लैम्डा, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2, आगे हो जाएगा 2 प्लस का 1 सिंपल 3 इक्वल 2 के बाद 0। नेगेटिव का लैम्डा और नेगेटिव का 4 लैम्डा क्या बन गया? नेगेटिव का 5 लैम्डा, और माइनस का 1 और प्लस का 2 ये बन गया प्लस का 1, और 1 प्लस का 3 ये बन गया प्लस का 4 इक्वल 2 के बाद 0। नेगेटिव के 5 लैम्डा को दूसरी तरफ भेजो तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू प्लस का 5 लैम्डा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 4/5 के बराबर आ रही है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के भाई मैट्रिक्स गिवन है, लेके चलना है यूनि के अंदर, आपको बहुत आते हैं, सही है ना? तो दीज ऑल सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये पेपर के अंदर आपसे बेतहाशा पूछे जाएंगे, सही है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर डिटर्मिनेंट लेना इतना मुश्किल है, हालांकि बिलीव मी डिटर्मिनेंट लेने का सबसे आसान मेथड यही है कि आप रॉ वन के जरिए एक्सपेंड करवाओ। मगर काफी सारे बच्चों की मेरे पास फरमाइश आती है, सर शॉर्टकट भी बताएं डिटर्मिनेंट का, तो मुझे मसला नहीं है, आइए मैं आपको शॉर्टकट एक सिखा देता हूं। कभी भी अगर आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है ना एक शॉर्टकट के ऊपर, तो भाई ये मैथमेटिक्स शॉर्टकट आ रहा है, इसके जरिए भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, मगर इसको पहले तरीके से समझिएगा बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स आ रहा था ना, मैं इसी मैट्रिक्स को कॉपी कर रहा हूँ अपने पास, सही है ना? मैं क्या करता हूँ, मैं इसी मैट्रिक्स को उठा के कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, इसका हम लोग शॉर्टकट पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करोगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर मैट्रिक्स को अपने एडिटिव उतारना है, शॉर्टकट है पेन डाउन, सारी चीजें छोड़ दो, जो काम कर रहे हो छोड़ दो, मैट्रिक्स का शॉर्टकट देखो। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने मैट्रिक्स को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करना है, सिंपल तरीके से। आपका जो भी मैट्रिक्स आ रहा था एक्चुअल एक्चुअल मैट्रिक्स को आपने एज इट इज कॉपी डाउन करना है, सही है ना? जो भी मेरा एक्चुअल मैट्रिक्स आ रहा था मैंने उसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करा, यही था ना, 2 -5 3 1 7 -2 -1 4 और 1, सही है। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने एक्चुअल मैट्रिक्स को क्या करा? कॉपी डाउन करा। अब देखो ये जो आपके पास रॉ नंबर 1 आ रही है ना, ये जो आपके पास रॉ नंबर 1 आ रही है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, और ये जो सॉरी आपके पास जो कॉलम नंबर 1 आ रहा है, ये जो आपके पास कॉलम नंबर 1 आ रहा है और ये जो कॉलम नंबर 2 आ रहा है, इन दोनों को कॉपी कर दो। ये जो हमारे पास कॉलम नंबर 1 आ रहा है और कॉलम नंबर 2 आ रहा है, इन दोनों को क्या कर दो? कॉपी कर दो अपने पास। कॉपी करने का मतलब क्या है? इसको अलग से एक दफा उतार दो, तो ये बन गया 2 1 -1, और ये कॉलम नंबर 2 क्या आ रहा है? ये आ रहा है नेगेटिव का 5, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 4, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को एक दफा कॉपी करके एंड में उतार दो। उतार दिया सर, अब क्या करेंगे? अरे भाई अब जादू देखो। अब जादू कैसे करेंगे देखो गौर से, मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे। अब देखो आपने क्या करना है, एक साथ 3 एलिमेंट्स को लेना है, पूरे 3 एलिमेंट्स को। देखो ये पूरे 3 आ गए, इनको ले लिया। फिर देखो ये पूरे 3 आ गए, इनको ले लिया। फिर देखो ये पूरे 3 आ गए, इनको ले लिया। ये देखो मैंने जो पूरे एक लाइन में 3 आ रहे हैं ना, उनको लेना है। कुछ बच्चे करते हैं इनको ले लेंगे, अरे भाई इनको नहीं लेना, प्रॉपर 3 एलिमेंट्स को आपने लेना है। तो एक ही लाइन में देखो 3 जो आ रहे हैं, एक तो ये 3 आ गए, एक ये 3 आ गए, एक ये 3 आ गए, सही है। इनको आपस में बारी बारी मल्टीप्लाई करवाओ। मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना, पहले येलो वालों को मल्टीप्लाई करवाओ, जैसे ये वाली लाइन है इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 7 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया? 7 2 14, 14 इंटू 1 सिंपल 14 का 14 आ गया। क्या आ गया? 14 का 14 आ गया। बीच में साइन लगाओगे प्लस का। अब इस वाली लाइन को मल्टीप्लाई करवाओ, नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 2 क्या बन गया? नेगेटिव का 10, नेगेटिव का 10 इंटू नेगेटिव का 1 ये बन गया प्लस का 10। तो यहां पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास, कि देखो नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 2 इट शुड बिकम नेगेटिव प्लस का 10, सॉरी नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 2 ये प्लस का 10 बन गया ना, माइनस से माइनस कट गया। और जब ये प्लस का 10 नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया नेगेटिव के 10 के बराबर। क्लियर है? सिमिलरली देखो 3 1 3, और फिर ये जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 3 4 12 के बराबर। हमने क्या काम करा? अभी तक मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा। अगेन पेन डाउन कर दो, तरीके से बात को समझो। हमने एक बड़े मजे का काम करा, मैंने इलस्ट्रेशन के साथ आपको लेकर आ रहा हूं भाई। सिंपल येलो वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाए, 2 जाके 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 1 से हुआ 14 आ गया। फिर देखो नेगेटिव का 5 नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया? नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 2 माइनस का साइन कैंसिल हो गया, और सिंपल 5 2 10 जाके जब नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 10 आ गया। फिर देखो 3 1 3 और 3 4 12 आ गया। क्लियर है? ये काम कर दिया। अब बीच में लगाओ माइनस का साइन। अब जो है ना एक और तरीका करेंगे, अब क्या करेंगे? अब नॉन डायगोनल चलेंगे। अब नॉन डायगोनल सबसे पहले देखो ये 3 टर्म, सबसे पहले ये 3 टर्म जो आ रही है ना, इनको आपने नॉन डायगोनली लेना है। ये सबसे पहले ये 3 टर्म जो आ रही है इनको लेना है, दिख रही है ना 3 टर्म्स। फिर इन 3 टर्म्स को लेना है, फिर इन 3 टर्म्स को लेना है, सही है ना? इस तरीके से हम लेके चलेंगे इसको। क्या करेंगे भैया? इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। इट्स अ वेरी बड़ी मजे की चीज है ये। अब क्या करना है? सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे।
यानी कि देखो क्या करेंगे, नेगेटिव का 1 into 7, नेगेटिव का 7, नेगेटिव के 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सात तिया किसके बराबर होता है, 21 के बराबर, तो ये आ गया नेगेटिव का 21, सही है ना। फिर देखो 4 इंटू नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 8 इंटू 2, नेगेटिव का 16, क्या आ गया, नेगेटिव का 16। फिर देखो 1 1 जार 1, और फिर नेगेटिव के 5 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, जाहिर सी बात है, हमारे पास नेगेटिव के 5 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करवा लो बेटा, 14 में से 10 को माइनस करोगे, प्लस का 4 बचेगा, 4 प्लस का 12 क्या होता है, 4 प्लस का 12 बराबर होता है 16 के, माइनस का साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो नेगेटिव का 21 और नेगेटिव का 16, आसान तरीका, एक को 6 में ऐड करूंगा, नेगेटिव का 17 बन गया, नेगेटिव का 17 में 20 का इजाफा करूंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव का 17, फिर नेगेटिव का 27, फिर नेगेटिव का 37, और नेगेटिव के 37 में अगर मैं नेगेटिव के 5 को जोड़ता हूं तो 7 के अंदर 5 का अगर इजाफा करते हैं तो भैया क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास सिंपल तरीके से 12, तो ये बन गया नेगेटिव का 42। बेसिक मैथ से भाई, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का साइन। भाई अगेन मेरी मैथ्स पे खुदारा आपको नहीं जाना, देखो मेरी मैथ्स जो होगी जाहिर सी बात है आपसे एडवांस हो सकती है, क्योंकि मैं मल्टीपल बेसिक साल में पढ़ा रहा होता हूँ। आपने क्या करना है भाई, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लो, कोई मसले की बात नहीं, कोई शर्मिंदगी का मुकाम नहीं होगा। मैं आपके सामने भाई, मैं ओपनली कहता हूँ, मैं आपके सामने मैं भी कभी कभार भंड कर देता हूँ, नॉर्मल सी चीज है भाई, हर इंसान है, आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को इंकरेज करता हूँ कि भाई आपने बेसिक में कैलकुलेशन करनी है, आपने कभी भी ये नहीं देखना कि सर जल्दी कर रहे हैं, सर आसानी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन लेने को पूरा टाइम लो, हो सकता है एक क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी देर लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके कॉन्सेप्ट इंक्रीज होते जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन को करोगे बेटा, आपकी आपकी स्पीड तेज होती जाएगी। मेरी मैथ से मत जाया करें भाई, मैं तो आपके सामने गलती भी करता हूं, मैं आपके सामने बहुत दफा तेजी से भी कर लेता हूं, मैं बहुत दफा नहीं भी कर रहा होता, मैं बहुत दफा बहुत आसानी से कर देता हूं। मेरी मैथ में नहीं जाना आपने, आपने अपने पेस के हिसाब से चलना है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको इस तरीके से मुश्किल हो रही है, आप लिख के करो, 6 और 1 क्या बन गया, 7, 7 में 5 को जोड़ूंगा ये बनेगा 2, 1 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये कोई 42 बन रहा है, सही है ना, सेम सेम चीज ही है। तो खैर नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, प्लस का 42 बन गया। अब क्या कर दो, 16 में 42 का इजाफा करोगे, 6 और 2 8 बन गया, 4 और 1 5 बन गया, यानी कि डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, 58 के। जरा चेक करो ऊपर क्या आया था, है भाई ऊपर डिटरमिनेंट क्या आया था, कुछ दिख रहा है भाई, कुछ दिख रहा है, क्या आया था डिटरमिनेंट का आंसर, क्या आया था बताओ जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं डोरा दी एक्सप्लोरर बन चुका हूं। वो डोरा कहती थी ना कि भाई आपको समंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको पीछे हरियाली दिख रही है नहीं दिख रही, तो मुझे बताओ भी 58 डिटरमिनेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना बेटा, तो ये शॉर्टकट होता है। इस शॉर्टकट का नाम क्या है, इस शॉर्टकट का नाम है मैथफ्लिक्स शॉर्टकट, क्लियर है बच्चा, ये डिटरमिनेंट निकालने का एक शॉर्टकट है। ये 4x4 वगैरह के ऊपर आपको ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वहां पे आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वहां पे ज्यादा ही हेल्प करता है। बट 3x3 के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बात पल्ले पड़ रही है, इट्स अ वेरी आई गेस इजी स्टेप। तो बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है कॉन्सेप्ट। आई हैव रिपीट दिस पर्टिकुलर थिंग मल्टीपल टाइम्स कि बेटा आपने किसी को देखना नहीं है, आपको ये मेथड आसान लग रहा है इसको फॉलो करो, आपको मेरा ऊपर वाला मेथड आसान लगता है उसको फॉलो करो। आंसर देखो एक चीज को लेके चलना है, ये नहीं कि यार आप 3 में ना 13 में, वो कहते हैं ना कि भैया आपने इस काम में भी हाथ डाल लिया उसमें भी हाथ डाल लिया, सारे कामों से गए हैं भाई, सारे काम आपने ऐसा नहीं करना। आपने जिस मेथड को आपको आसान लगता है उसको लेके चलो भाई, आपके लिए मुश्किल लग रहा है आप ना करो इसको, जिसके लिए इसकी मैथ थोड़ी सी कोई होगी उसके लिए ज्यादा आसान मेथड होगा। सो इट्स समथिंग दैट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, आपको आसान लग रहा है ऑलवेज गो फॉर इट, आपका टाइम जिसमें सेव हो रहा है उसको करो भाई। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि सिर्फ सर हाशिम के मेथड को इसलिए फॉलो करो सर हाशिम ने पढ़ाया, नहीं, आपको पेपर के अंदर जो मेथड आसान लगता है आपने उसको फॉलो करके आना है, आपका जिससे मैक्सिमम टाइम सेव हो, जो आपको लगता है मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हो उसको फॉलो करो। चलो एक क्वेश्चन और लो, बता देता हूं मैं, इस मेथड के ऊपर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहा हूं इसलिए मैं इसके ऊपर करवा देता हूं। सिंपल तरीके से पहले वाले कॉलम को आपने क्या करना है, एक दफा कॉपी डाउन करना है, दूसरे वाले कॉलम को क्या करना है आपने एक दफा कॉपी डाउन करना है, सही है। इसके बाद सिंपल तरीके से देखो ये 3 मेरे पास आ गए, मेरे पास ये 3 आ गए, मेरे पास सिंपल तरीके से ये 3 आ गए। सिमिलरली मेरे पास यहां से क्या होगा भैया, ये 3 आएंगे, यहां से क्या होगा भैया, ये 3 आएंगे, यहां से क्या होगा भैया, ये 3 आ जाएंगे, सिंपल सी चीज है मेरे लिए। तो भाई 2 4 1 ये बन गया 4 2 8 प्लस का साइन 3 into 6 into 0, तो भाई 3 6 जो भी होगा जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा। नेगेटिव का 1 0 और 2 ये सब 0 का 0 हो जाएगा। तो फिर सिंपल तरीके से माइनस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1 4 और 0, लास्ट में चूंकि 0 आ रहा है इन तीनों के एंड के अंदर तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भैया क्या होगा 2 6 और 2, तो ये बन गया देखो 6 2 12 एंड 12 2 इज ऑब्वियसली 24। ये हो जाएगा 1 0 और 3, क्योंकि एक वैल्यू 0 आ रही है तो मुझे पता है 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 8 माइनस का 24, 8 में से अगर मैं 24 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 16 आएगा। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा देखो ये मेथड उसके लिए आसान है जिसकी मैथ्स थोड़ी सी क्विक होगी, और मैथ्स सबकी क्विक हो सकती है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है, सही है ना। तो ये मेथड आपको जल्दी आंसर देगा, रिमेंबर दिस थिंग, तभी इसको शॉर्टकट कहते हैं, क्लियर है। मगर अगेन आई हैव एम्फसाइज दिस पर्टिकुलर थिंग मल्टीपल टाइम्स कि आपको जो मेथड आसान लगता है आपने हमेशा उसको फॉलो करना है। अगर ये आपको ज्यादा शॉर्ट लगता है इसको फॉलो करो, दूसरा वाला शॉर्ट लगता है उसको फॉलो करो, मेरी तरफ से कम कोई बाउंड्री
नहीं है बाखुदा के यार मैं आपको बोलूं कि नहीं मैं मजबूर कर रहा हूं आपको, नहीं, आई एम अ वेरी ओपन टीचर यार। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई आपको कोई और मेथड आसान लगता है उससे फॉलो अप कर लो। क्वेश्चन है मेरी बुक के लिए एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को मेरी बुक बहुत जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो भाई इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई 4x4 का एक मैट्रिक्स आ रहा है। मैं आपको खाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि ताकि आपको बात समझ में आए कि अगर 4x4 का मैट्रिक्स आएगा तो इसका डिटर्मिनेंट लिया कैसे जाता है। तो भाई देखो 4x4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार सेम पैटर्न होता है कि आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जो पहला एलिमेंट होता है ना उसको लिखोगे और ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर दोगे, बाकी के 4 नंबर को लिखोगे, इट इज -x6 0 फिर -3 फिर 5 आ गया, फिर नेगेटिव का ये 2 आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये -4 आ गया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना ये नेगेटिव के अंदर आएगी और ये वैल्यू इटसेल्फ -1 है। अब देखो ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर दोगे, बाकी के 4 नंबर लिखोगे जो कि -5 4 और 0 है। यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा -2, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा -3, यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा -4। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट को लोगे तो अगेन क्या करोगे, अब ये प्लस के अंदर लिया जाएगा, प्लस का 0। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास 4x4 में आता है, इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं खाली आपको थोड़ी सी पहले वो बताना चाह रहा हूं कि आप समझो बात को कि इसको ओपन कैसे करवाते हैं। कि देखो अब थर्ड एलिमेंट आएगा प्लस के ऊपर, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर। तो ये आ गया -5, ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया -6, ये आ गया 5, ये आ गया 3, यहां पे आ जाएगा फिर -3, यहां पे आ गया 6, यहां पर आ गया -4। अब देखो जो नेक्स्ट नंबर होगा ये प्लस के साइन पे होगा, देखो पहला प्लस फिर माइनस फिर आपके पास प्लस, अब ये माइनस के अंदर होगा, सॉरी किसमें होगा, माइनस के अंदर होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -2। अब ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर दोगे, ये बन जाएगा -5 4 0, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0। देखो बताने का मकसद क्या है कि जिस तरह 3x3 का मैट्रिक्स अपने से छोटे मैट्रिक्स के ऊपर डिवाइड होता है, जरा लॉजिक को समझो। देखो इस चीज को भूल जाओ अभी, ये सारी चीजें बच्चों वाली हैं, ये तो नॉर्मल नर्सरी क्लास का बच्चे भी कर सकते हैं, हम किस तरीके से एक्सपेंड करवा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। 3x3 का जब मैट्रिक्स का आप एक्सपेंशन करते हो वो किस में ब्रेक होता है, वो 2x2 में ब्रेक होता है। सिमिलरली याद रखिएगा जब 4x4 के मैट्रिक्स को आप ब्रेक डाउन करवाते हो वो हमेशा 3x3 पे ब्रेक होगा, सही है ना। अब देखो इस तरह के नॉर्मली क्वेश्चन 4x4 पे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना बहुत आसान है, दो तरीकों से ले सकते हो। एक तरीका तो भाई तुम्हें साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने सिंपल इसको एक्सपेंड करवाना है। दूसरे नंबर के ऊपर 4x4 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, वो क्या किया जाता है, वो आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे देगा 4x4 में, या अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दे देगा, उनके लिए प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम मैट्रिसेस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम रॉस को चेक करते हैं, हम कॉलम्स को चेक करते हैं कि भाई अगर 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा है तो एग्जामिनर जरूर कोई यहाँ पे चालाकी कर रहा होगा, तो फिर हम रॉस को देखते हैं, कोई रॉस तो बराबर नहीं आ रही, कोई रॉस तो सिमिलर नहीं आ रही, अगर तो सिमिलर आ रही है तो वहां पे क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटरमिनेंट हमें पता चल जाता है 0 के बराबर होगा, एंड सो ऑन, देयर आर लॉट ऑफ वेज। तो एक तरीका तो होता है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालना प्रॉपर्टीज के ऊपर, दूसरा तरीका फिर वो एक्सपेंशन वाला है कि आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से पहली रो के पहले एलिमेंट को लिया, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के तमाम नंबर्स, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लोगे नेगेटिव के साइन के ऊपर, जिस तरह 3x3 का मैट्रिक्स ओपन करते हो ना, अब आप इस बात को ऐसे समझो जैसे 3x3 का मैट्रिक्स ओपन कर लेते ना वैसे ही 4x4 ओपन होगा। बस मसला क्या है कि भाई ये जब ओपन होगा तो जाहिर सी बात है 3x3 पे ओपन होगा। तो अब देखो -1 यहां पर आ गया, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के जितने नंबर्स आ रहे हैं सबको लिखोगे। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है जाहिर सी बात है पहला प्लस था फिर माइनस, तब ये प्लस के अंदर आएगी, ये जिस कॉलम जिस रो में आ रही है सबको इग्नोर करोगे, बाकी के सारे नंबर लिखोगे। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वैल्यू अब नेगेटिव के अंदर आएगी, ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है बाकी के तमाम नंबर्स लिखोगे उनको इग्नोर करके। और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन बाय द वे पेपर में आया हुआ था, तो इसको सॉल्व करना तो और भी आसान है। कैसे कि देखो मुझे साफ तौर पर पता है मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये डिटर्मिनेंट पेपर में और ज्यादा भी आया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये मुझे पता है कि जब ये पूरी की पूरी टर्म में सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो आखिर में ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वैसे ही खत्म हो गया। सिमिलरली यहां पे भी देखो एक बाहर 0 आ रहा है, जब ये पूरी की पूरी टर्म में सॉल्व करूंगा तो ये बाहर वाले 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वैसे ही खत्म हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही मैट्रिसेस इनको सॉल्व करने, तो आप इनको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। जरा गौर से मेरी बात समझिएगा, 4x4 के मैट्रिक्स के ऊपर डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर सकते, 4x4 के क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली आप लोग शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर सकते। सो आपको कभी भी 4x4 का अगर क्वेश्चन आएगा तो कोशिश ये करनी है कि पेपर के स्टार्ट में एटलीस्ट उसको सॉल्व ना करो, उसको एंड में जाके सॉल्व करो जो बाकी क्वेश्चंस हो जाएं। पहली मेरी तरफ से खास एडवाइस। दूसरे नंबर के ऊपर मेरी तरफ से क्या एडवाइस है कि आप इसको हमेशा 3x3 पे ब्रेक करो, सही है ना। 3x3 के ऊपर ब्रेक कर दो। जब आपने इसको नॉर्मल वे में ब्रेक कर दिया, जैसे इस क्वेश्चन में ये 0 आ गया, यहाँ पे भी पूरा ये तो 0 आ जाएगा, तो खाली मुझे ये दो मैट्रिक्स सॉल्व करने हैं। इनके ऊपर आप डायरेक्टली अब शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल कर दीजिए, इनके ऊपर शॉर्टकट को अप्लाई, ताकि यहां से आपको
एटलीस्ट आंसर प्रॉपर मिल जाए। नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा प्लस का 1। तो ये कैसे हो जाएगा भैया, अगर मैं इस यहाँ पे शॉर्टकट को अप्लाई करूं, ये बन गया नेगेटिव का 5, ये बन गया 4, ये बन गया 0। ये आ गया 0, ये है -2, ये है 0, ये है -3, ये है 6, ये है -4। मेरी जो शॉर्टकट है 3/3 के ऊपर हमेशा अप्लाई होगी, 4/4 के ऊपर कुछ केसेस में होती है, कुछ में नहीं होती, इसलिए हमेशा एडवाइजेबल ही होता है कि आप 4/4 को पहले 3/3 पे कन्वर्ट करो, देन शॉर्टकट को अप्लाई करो। सही है ना? तो अब देखो आपके पास पहला कॉलम क्या है, नेगेटिव का 5, 4 और 0। दूसरा कॉलम क्या है, 0, -2 और 0। सिंप्लीफाई करना है इसको, आसान है अब हमारे लिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 ये हो गए, फिर ये 3 ये हो गए, फिर ये 3 ये हो गए। सिमिलरली हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इधर से हो जाएगा ये 3, इधर से हो जाएंगे ये 3, इधर से हो जाएंगे हमारे ये 3 दोस्त आपस में मिला के। तो क्या बन जाएगा मेरा पर्टिकुलरली आंसर, प्लस का 1 बाहर एज इट इज, नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 2, प्लस का 10 और 10 इंटू नेगेटिव का 4। देखो 5 2 10 होता है, 10 4 40 होता है, नॉर्मल सी बात है ना, 10 4 40 हो गया। मगर प्लस में के माइनस में, देखो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर आगे प्लस का साइन। अब देखो 0 6 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। 3 4 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। सही है ना भाई? तो ये हमारे पास आगे आ गया सिंपल नेगेटिव की वैल्यू, आगे क्या आ गई अब हमारे पास सिंपल वे में नेगेटिव की वैल्यू। अब ये ग्रीन वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखो 0 आ रहा है, ये भी खत्म हो गया, इसमें 0 आ रहा है, ये भी खत्म हो गया, इसमें 0 आ रहा है, ये भी खत्म हो गया। ये तो वैसे ही 0 आ गया पूरा। तो ये मेरे पास आ गया, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव के 40 के बराबर। इस वाले का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, ये तो नेगेटिव के 40 के बराबर आ रहा है। ये सिंपल वे में किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव के 40, क्योंकि बाकी सारे तो वैसे ही हमारे पास फिनिश हो गए। ओके, ये हो गया। अब अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को देखूं भाई, इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करके, तो क्या बन जाएगा, यहां पे भी सर हाशिम की शॉर्टकट को अप्लाई करो। तो भाई नेगेटिव का 5 4 0, ये आ गया नेगेटिव का 6, ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया नेगेटिव का 2, ये आ गया 0। सिंप्लीफाई करवाओ फर्दर। तो भाई दो कॉलम्स को कॉपी डाउन कर दीजिए, ये बन गया नेगेटिव का 5, ये बन गया 4, ये बन गया 0, ये बन गया नेगेटिव का 6, ये बन गया 5, ये बन गया 3। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सर हाशिम की ट्रिक। क्या ट्रिक थी भैया, ये 3 ये 3 ये 3, सही है ना? और वाइस वर्सा पे क्या होगा भैया, हमारे पास होगा ये वाले 3, देन हमारे पास आएंगे ये वाले 3, देन हमारे पास आएंगे ये वाले 3। पहले -5 और 5। देखो यहाँ पे एक 0 आ रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, मुझे खतरे की बू आ गई। यहाँ पे एक 0 आ रहा है, यानी कि सारा ये तो 0 हो गया। इसमें भी एक 0 आ रहा है, ये भी सारा 0 हो गया। इसमें भी सारा 0 आ रहा है, इसमें भी देखो एक 0 आ रहा है, तो ये भी सारा 0 हो गया, तो 0 आ गया। माइनस का साइन, यहाँ पे देखो 0 5 0, ये तो 0 हो गया। 3 -2 और 5, हाँ ये आएगा, किसके बराबर आएगा भाई, 3 2 6 होता है, 5 6 30 होता है। 5 6 30 होता है, मगर देखो दो दफा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर देखो यहाँ पे 0 4 और -6, अगेन यहाँ पे एक 0 आ रहा है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 2 इंटू 30, ये बन जाएगा। अच्छा पहले तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ये वाला है, बाहर वाला है, तो ये हो गया नेगेटिव का 2 एज इट इज 0 माइनस का 30, तो ये बन जाएगा माइनस का 30। और फिर जब माइनस का 2 जाके माइनस के 30 पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 60। अब यहाँ पे देखो क्या मौजूद था, नेगेटिव का 40, तो नेगेटिव 40 प्लस का 60, हमारा आंसर आएगा प्लस का 20 के बराबर। तो 4/4 का डिटर्मिनेंट आ गया। दोबारा समझ लो मैंने कैसे सॉल्व करवाया है। देखो 4/4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूजुअली केसेस के अंदर नहीं आता, मगर कभी कभार यूईटी लाहौर के अंदर, यूईटी टेक्सला के अंदर, यूईटी पेशावर के अंदर, या नस साइट के ऊपर, या फास्ट के अंदर पूछ लिया जाता है। कभी कभार आईबीएम में कभी कभार पूछ लिया जा सकता है। तो भाई दो तरीके होते हैं सॉल्व करवाने के, एक तो हम मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टीज पे सॉल्व करवाते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पे नॉर्मली रॉज या कॉलम्स को सेम कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रॉज या कॉलम्स बराबर नहीं आ रही, तो फिर मैट्रिक्स का प्रॉपर डिटरमिनेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे कि भाई आपने बारी बारी जिस तरह 3/3 का आप मैट्रिक्स एक्सपेंड करते हो, आपने सेम काम करना है। मैं यहाँ पे हमने कोई अलग काम नहीं करा, आपने रॉ 1 के पहले एलिमेंट को एक्सपेंड करा, फिर रॉ 1 के दूसरे एलिमेंट को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो आपके पास बेसिकली क्या बन जाएंगे, क्योंकि 4/4 का मैट्रिक्स है, तो 4 3/3 के मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो यूजुअली एग्जामिनर इस तरह का ही क्वेश्चन देगा, और ये क्वेश्चन नस के पेपर से मैंने आपको निकाल के बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे चूंकि बाहर 0 आ रहा है, यहाँ पे भी बाहर 0 आ रहा है, ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, इसका आंसर 0 आएगा। तो मुझे यानी कि ये वाले दो 3/3 सॉल्व करने पड़े, और इन 3/3 को सॉल्व करने के लिए मेरा जो शॉर्टकट था वो सबसे ज्यादा कमाल का है, और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां पे इन शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने करवाया था आपको। तो यहां पे देखो सिंपल तरीके से हम लोगों ने शॉर्टकट्स को अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाया, तो हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ गया। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अब बताओ, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्लियर है? जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग द डिटर्मिनेंट, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। अच्छा आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, कभी भी दुनिया के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे खास प्रॉपर्टी मेरी, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दुनिया में अगर 3/3 का मैट्रिक्स आ रहा हो ना,
और इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कोई सीक्वेंस के अंदर नंबर्स गिवन है। अगर कभी भी आपके पास कोई 3 बाई 3 का मैट्रिक्स आ रहा है और यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो, कोई भी सीक्वेंस आपके पास फॉलो हो रहा हो, जैसे कि लेट सपोज 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरीके से अगर सीक्वेंस चलते हुए जा रहा है ना आपके पास, तो याद रखिएगा कभी भी आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर अगर सीक्वेंस फॉर्म हो रहा हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर अर्थमेटिक का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज मेरे पास ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है, सबसे पहले नंबर के ऊपर जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला था, इस मैट्रिक्स का देखो, इस मैट्रिक्स में देखो आपकी वैल्यूज क्या आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई सिंपल नंबर्स की सीरीज आ रही थी ना, सिंपल नंबर्स का सीक्वेंस आ रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल के देखा था जीरो, हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए था जीरो के बराबर होता है। सही है ना? तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर सिंपल एपी का सीक्वेंस आ रहा है, ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। कभी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो की। सबसे बुनियादी प्रॉपर्टी है और ये बहुत से टीचर्स नहीं पढ़ाते, बच्चों को लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कभी भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या आ रहा हो कि भाई कभी भी आपके पास मैट्रिक्स के अंदर सीक्वेंस फॉलो अप हो रहा है, तो भाई ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। सेकंड सबसे फेमस प्रॉपर्टी जो मैट्रिसेस के अंदर आती है ना, तमाम मैट्रिसेस के लिए, चाहे 3 बाई 3 हो चाहे 4 बाई 4 हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दुनिया के अंदर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ रहा है और उस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास चाहे एक रॉ या फिर एक कॉलम आपस में क्या आ जाए? सिमिलर आ जाए, बीच में कोई भी वैल्यू हो, बीच की कोई भी वैल्यू हो, आगे पीछे की कोई भी वैल्यू हो, याद रखिएगा या तो कभी भी अगर आपके पास रॉ सिमिलर आ जाए या कॉलम सिमिलर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? कोई कॉलम सिमिलर आ जाए, दोनों सूरतों के अंदर पॉसिबिलिटी है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ रहा है 1 2 5, सही है ना? यहां पे भी आ रहा है 1 2 5, बीच में आ रहा है 7, यहां पर आ गया मेरे पास 11, यहां पे आ गया नेगेटिव का 14। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास दो रॉस और या फिर दो कॉलम्स आपस में क्या आ जाए? सिमिलर आ जाए, सो ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वो किसके बराबर होता है? जीरो के। ये मैट्रिक्स की सबसे बुनियादी प्रॉपर्टीज के अंदर शुमार होता है कि बच्चों को मालूम हो कि भाई किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर दो रॉज या फिर दो कॉलम्स किसके बराबर आ जाएं? सिमिलर आ जाएं, तो वो एक दूसरे के बराबर जो कॉलम्स या रॉज होते हैं वो हमेशा उनका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर एक और बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, ये तो भाई सेकंड प्रॉपर्टी आ गई ना, आइडेंटिकल आ जाए। चलो मैं लिखवा देता हूं, अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बेटा दो रॉज या दो कॉलम्स कैसे आ जाएं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम होना, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आती है कि भाई कभी भी दुनिया के अंदर किसी भी मैट्रिक्स की अगर तो रॉ या फिर कॉलम बराबर आ जाए स्ट्रेट जीरो के, यानी कि भैया तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स का कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम स्ट्रेट जीरो से भर जाए। भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना था। मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है भाई, इस मैट्रिक्स के अंदर एक जो स्ट्रेट रॉ आ रही है ना, या फिर मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर एक स्ट्रेट कॉलम जो आ रहा है, वो क्या आ जाए? वो सीधा सीधा जीरो के बराबर आ रहा है। यानी कि भाई कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम किसके बराबर हो? जीरो के बराबर। सो ऐसे मैट्रिक्स का भी जो डिटरमिनेंट होगा ना, हमेशा याद रखिएगा वो किसके बराबर होगा? इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो के बराबर होगा। आपको डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है। लेट्स सपोज कोई भी मैट्रिक्स आ रहा है, सो अगर एक स्ट्रेट रॉ आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रेट रॉ या फिर स्ट्रेट कॉलम किसके बराबर है? ये बराबर आ रहा है ना जीरो के, तो इसका मतलब ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा ना, वो किसके बराबर होगा? वो जीरो के बराबर होगा। यहाँ पे कुछ भी हो, आप कुछ भी कंसीडर कर लो, किसके बराबर होगा? जीरो के। अच्छा, एक और बड़े मजे की प्रॉपर्टी होती है, तो देखो बड़ी तीन बड़ी फेमस प्रॉपर्टीज हैं कि भाई कभी कोई सीक्वेंस आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो। कभी आइडेंटिकल रॉज या कॉलम्स आ जाए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। कभी पूरी पूरी रॉज या कॉलम में जीरो अगर आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होगा? ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी बराबर होगा जीरो के, यानी कि रॉज या कॉलम में अगर जीरो आ रहा है। सही है ना? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बड़े मजे की होती है मैट्रिसेस की, और ये क्या होती है कि भाई मैट्रिसेस के अंदर आप शिफ्टिंग करवा सकते हो। भाई होता है ना आपके घरों में कभी शिफ्टिंग होती है तो सामान आगे पीछे होता है, वैसे आपस की बात है, बड़ा अजियत का काम होता है। आई हैव फेस वंस इन माय लाइफ। सो भाई शिफ्टिंग क्या होती है? कभी किसी ने अगर शिफ्टिंग कभी करी हो, तो दुनिया में सबसे अजियत का जो काम होता है वो शिफ्टिंग होती है। लोगों को लगता है बड़ा मजे का काम है, पर सबसे अजियत का काम भी वही होता है। भाई आप घर का सारा सामान एक तरफ करना, दूसरी तरफ करना। सेम गोज फॉर दी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर भी क्या होता है? अजियत होती है। कैसे? भाई देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है ABC, यहां पर आ रहा है DEF, यहां पर आ रहा है GHI,
लेट सपोज मेरे पास ये एक मैट्रिक्स आ रहा है, मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, ये मैट्रिक्स आ रहा है। अब देखो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है ना, सो भाई आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स के अंदर, प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर आपका दिल चाह रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा दिल चाह रहा है यार ये वाली जो कॉलम है ना मुझे मजे का नहीं लग रहा, इसको उठा के जो है ना मुझे अगली साइड पे फेंक देता हूं और इस वाले को उठा के यहां ले आता हूं, इनकी शिफ्टिंग करवा दूं मैं, या फिर मैं इसको उठा के सबसे आगे फेंक दूं, हम ये भी करवा सकते हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप। तो भाई अगर मैं चाहता हूं ना कि मैं इस वाले कॉलम को सबसे आखिर में शिफ्ट करवाऊं या एक कॉलम आगे शिफ्ट करवा दूं और दूसरे वाले को रिप्लेस करवा दूं अपनी जगह पे, तो मैट्रिक्स कहता है भाई इसकी इजाजत है, मैट्रिक्स कहता है इसकी दुनिया में इजाजत है, मगर जब ये काम करोगे ना तो बाहर तुमने क्या करना है, बाहर नेगेटिव का साइन लगाना है। ये नेगेटिव इस बात की इंडिकेशन करता है कि तुमने क्या करी है, यहाँ पे शिफ्टिंग करी है। वो होता है ना कभी कोई शिफ्टिंग जब आप करते हो किराए के घर से दूसरे किराए के घर में, तो आपको थाने में एक किरायानामा जमा करवाना होता है, सेम गोस फॉर जब आप शिफ्टिंग करते हो ना एक कॉलम से दूसरे कॉलम के, तो आपको जो बाहर थानेदार है ना उसको एक नेगेटिव का साइन देना पड़ता है। तो भाई क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास बी, ये बन गया मेरे पास ई, यहाँ पर आ गया एच, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया डी, यहाँ पर आ गया जी, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पर है एफ, यहाँ पे ऑलरेडी आई का आई एज इट इज। तो भाई देखो हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने जो यहाँ पे कॉलम था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो यहाँ पे कॉलम था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो आप एक कॉलम को या एक रो को शिफ्ट करते हो तो भाई नेगेटिव का साइन लगाते हो एक दफा। अब देखो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के जहन में आ रहा होगा, कोई शैतानी बच्चा होगा, वो बोलेगा सर अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे। तो भाई डायरेक्टली कुछ सुपरमैन की औलाद नहीं होता मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जो है ना एक पाथ चाहिए होता है, सुपरमैन तो है नहीं हमारी दुनिया में। तो हम क्या करेंगे भैया, अगर मुझे इस कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट करना है ना, तो पहले मैं उसको बीच में लेकर आऊंगा, फिर मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। रिमेंबर दिस थिंग। अक्सर बच्चों को बात पता नहीं होती, वो कहते हैं सर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, अभी भी डायरेक्टली नहीं हो सकता, कोई सुपरमैन नहीं है भाई, बीच में कोई पाथ नहीं है। तो आप पहले मिडिल कॉलम को चेंज करोगे फिर एक्सट्रीम कॉलम को चेंज करोगे। यानी कि देखो अभी हम लोग पहले इसको यहां पे लेकर आए थे, अब मैं इसको फर्दर आगे कर सकता हूं। तो ये नेगेटिव साइन ही पुराना वाला है। अब जब मैं एक और दफा शिफ्टिंग कर रहा हूं तो एक और नेगेटिव साइन लगाऊंगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया देखो बी, ये बन गया ई, ये बन गया एच। अब ये वाला कॉलम यहां पर आ गया, तो यहां पे आ गया सी, यहां पर आ गया एफ, यहां पर आ गया आई, और ये वाला कॉलम यहां पे चला जाएगा, डेट इज ए डी एन जी। सही है ना बेटा, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, खत्म हो गया, सही है ना, वो प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ये आपका बन गया आपके पास। तो देखो मैंने इस वाले कॉलम को फाइनली यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, मैंने इसकी शिफ्टिंग करवा दी, सही है ना भैया, मैंने क्या करवा दी इसकी शिफ्टिंग। बताओ रॉस के अंदर भी देखो ये चीज सेम रहती है कि अगर आप एक रॉ को नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे तो जाहिर सी ऊपर से नीचे, तो भाई वन टाइम शिफ्ट पे नेगेटिव साइन आता है। अच्छा एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, सर मैंने जो है ना बहुत दफा बगैर देखे चेंज कर दिया तो मैं माइनस साइन भी लगाता था। देखो अगर आप एक कॉलम को उठा के दो प्लेसेस आगे फेंक रहे हो ना, तब जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जाहिर आपके हो सकता है टीचर ने आपको बताया ना, उन्होंने बेध्यानी में आपको करवा दिया और आपने भी कभी पूछा ही ना उनसे, ये मजाक मस्ती में थोड़ी चल रही है कि ऐसे ही हो जाएगा, हो सकता है आपने टीचर से कभी पूछा ही ना हो। तो भाई ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं एक कॉलम को या एक रॉ को दो प्लेसेस आगे भेजूंगा ना, तो फिर दो दफा माइनस साइन आया होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, इसलिए कभी आपने ध्यान ना दिया हो। अदरवाइज मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है व्हेनेवर यू चेंज अ रॉ और व्हेनेवर यू चेंज एनी कॉलम, तो व्हेनेवर इंटरचेंज ऑफ एनी रॉ और कॉलम टेक प्लेस ना, तो बाहर क्या आता है, हमेशा बाहर एक नेगेटिव का साइन आता है, सही है ना, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा हमारे पास जो पांचवें नंबर पे प्रॉपर्टी आती है, अच्छा एक प्रॉपर्टी के बारे में मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा, सर ये जो आपने ये वाली सीक्वेंस वाली प्रॉपर्टी बताई थी इसकी एग्जांपल दें। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहता हूं आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 2 4, आपके पास आ रहा है 6, देन आपके पास आ रहा है 8, देन आपके पास आ रहा है 10, देन आपके पास आ रहा है 12, देन आपके पास आ रहा है 14, देन आपके पास आ रहा है 16, देन आपके पास आ रहा है क्या 18। तो इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट चेक करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। भाई मेरी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह फिर इस डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे। सही है ना, ये बड़ी अच्छी डिबेट है एंड इट इज समथिंग अ पॉजिटिव थिंग, ना कि जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा होता है उसके मुकाबले में। तो बहुत ही अच्छी डिबेट है कि भाई नेशनलिज्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सो ऑन, खैर कभी बाद में करेंगे। अभी वापस आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एक बच्चे ने मुझसे फरमाइश करी कि सर अगर हमारे पास जो ये पहली वाली आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, क्या इसको आप रिपीट कर सकते हैं या इसकी कोई एग्जांपल दे दें। मैंने बोला कोई मसले की बात नहीं है बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे पहली प्रॉपर्टी में क्या कहा था, कभी भी अगर मैट्रिक्स के अंदर सीक्वेंस आ रहा हो, अर्थमेटिक सीक्वेंस आ रहा हो, ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। तो मैंने आपको करके दिखाया, मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दी 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये देखो एक सीक्वेंस आ रहा है ना मेरे पास अर्थमेटिक का, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, आप बाद में खुद से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने कर भी लिया है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आया होगा, जीरो के बराबर आया होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इफ अ मैट्रिक्स इज फॉलोइंग अ डिटरमिनेंट, इफ अ मैट्रिक्स इज फॉलोइंग अ सीक्वेंस, then the determinant is always
इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, अगर दो रॉज या दो कॉलम्स आपस में बराबर हो, आइडेंटिकल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होता है? जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने कहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक पूरी रॉ या पूरी कॉलम जीरो के बराबर आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होता है? जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने शिफ्टिंग की पढ़ी थी, इंटरचेंज की पढ़ी थी। नाउ हियर कम्स दी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब देखो पांचवें नंबर के ऊपर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका आंसर उसी के बराबर आएगा अगर मैं डायरेक्टली एक सिंपल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेता। मैंने आपसे क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पांचवी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लो एंड देन उसका क्या लो, उसका डिटरमिनेंट लो, इसका वही आंसर आएगा कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या करते थे, सिंपल डायरेक्टली डिटरमिनेंट ले लेते, हमेशा आंसर सेम रहेगा। आइए बात समझते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। यार ऐसे ऐसे बात करने में मुझे तो मजा नहीं आ रहा। आइए बात करते हैं भाई एक क्वेश्चन के ऊपर। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, साथ ही पास पेपर का एक और क्वेश्चन भी हम कवर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है, को समझने के लिए क्वेश्चन का सहारा ले रहे हैं। अगेन अगर मैं चाहता तो मैं ऊपर से भी कुछ जो क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स को ऑलरेडी आपको करवाया हुआ था, मैं वही आपको करवा सकता था, बट मैंने जानबूझ के अलग क्वेश्चन लिए ताकि आपके पास एक और क्वेश्चन का पैटर्न आ जाए, एक और क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है बेटा? मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में पास पेपर से करवाऊं इंशाल्लाह ताला। अब देखो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन हो, अगर आप इसका ट्रांसपोज लो फिर डिटरमिनेंट लो, हमेशा उसका आंसर वही आएगा कि अगर आप डायरेक्टली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेते उसके बराबर। तो भाई आइए चेक कर लेते हैं। भाई हमें सर हाशिम की बात पे यकीन ही नहीं है, सर हाशिम ऐसे ही बोल देते हैं। आइए चेक करते हैं भाई। चलो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट लेता हूं। तो भाई मेरा मैट्रिक्स क्या है, मेरा मैट्रिक्स है -2 1 -1। दूसरा कॉलम है 0 -6 एंड 2। तीसरा कॉलम आ रहा है 3 5 0। सर हाशिम ने एक शॉर्टकट बताई थी भाई गलती से, उसको ही फॉलो कर लेते हैं। है -2 1 -1 और दूसरा कॉलम क्या है 0 -6 एंड 2। सर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको करेंगे और फिर इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। कोई मसले की बात थोड़ी है। सो भाई शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। तो देखो भैया -2 -6 और 0, ये तो 0 के बराबर आ गया। अच्छा भाई प्लस का साइन 0 5 -1, ये भी 0 आ गया। अच्छा भाई 3 1 और 2, 3 2 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ गया यहाँ पर। अच्छा फिर माइनस का साइन, -1 6 और 3, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, 6 1 6 6 3 18 का 18, 2 5 -2, ये बन जाएगा नेगेटिव का 4 एंड 5 इंटू 4, ये बन गया नेगेटिव का 20। ये हो गया 0 इंटू जीरो, जीरो के बराबर हो गया, खत्म हो गया। 6 का 6, नेगेटिव का नेगेटिव, 18 में से 20 निकालूंगा, नेगेटिव का 2 बचेगा। नेगेटिव नेगेटिव प्लस, 6 प्लस का 2 बराबर होता है हमारे पास 8 के। यानी कि भाई अगर मैं सिंपल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहा हूं, उसका आंसर आ रहा है 8 के बराबर। अब प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लो, ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है कि आपने सिंपल रॉस को कॉलम में, कॉलम्स को रॉड में एंड करना। क्लियर है? क्या करेंगे भाई, रॉस को कॉलम में, कॉलम को रॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो -2 0 और 3, ये आ गया 1 -6 5, ये आ गया -1, ये आ गया 2, ये आ गया 0। अब आप सिंपल ट्रांसपोज ले लोगे। कैसे लोगे बेटा, सिंपल तरीके से अगेन सेम पैटर्न को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रांसपोज यहां पे ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना। देखो ये जो रॉस आ रही थी इनको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सर हाशिम की जो ट्रिक थी उसका इस्तेमाल करेंगे, -2 0 3, फिर दूसरा कॉलम क्या है 1 -6 एंड 5। सही है ना? तो ये हमारे पास पहला वाला आ गया, फिर ये दूसरा वाला आ गया और फिर ये तीसरी वाली हमारे पास डायगोनल लाइन आ गई। अब नॉन डायगोनल लाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेटा एक ये आ रहा होगा, एक ये आ रहा होगा, एक ये आ रहा होगा, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है बेटा? अब इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए। -2 -6 और 0, ये तो 0 हो गया, 3 2 6 और यहाँ पे क्या हो गया 5 0 और -1। अरे भाई ये भी भग से उड़ गया हमारे पास। सही है, माइनस का साइन और यहाँ पे ग्रीन वाली लाइंस को मल्टीप्लाई करवाओ, 3 -6 और -1, नेगेटिव नेगेटिव प्लस एंड 6 इंटू 3 इज 18, 5 2 10 एंड 10 इंटू -2 इज -20। अच्छा भाई यहाँ पे देखो 0 0 1 तो खत्म हो गया ये तो भैया। तो 6 का 6 माइनस का साइन, 18 में से 20 निकालोगे, नेगेटिव का 2, तो 6 माइनस माइनस 2, 6 प्लस का 2 किसके बराबर आया, 8 के बराबर। मेरे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैट्रिसेस के अंदर, दिस इज नोन एज दी प्रॉपर्टी नंबर 6। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड दिस इज नोन एज दी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। याद करो हम लोगों ने एक मैट्रिसेस के अंदर भी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को देखा था, मगर ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। डिटर्मिनेंट के अंदर जरा अजीब ही हिसाब होता है, बड़े मजे का हिसाब होता है। डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप किसी स्पेसिफिक रॉ से या सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ हमें डिटर्मिनेंट के अंदर मिलती है। ये जो सुविधा होती है ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है, डिटर्मिनेंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 1 2 3, यहां पर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 4 5 6, यहां पर आ रहा है 7 8 और 9। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है ना एक नंबर के है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट के आ रहा है, मेरे पास एक वैल्यू आ रही है के की, और ये जो के है ना मेरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई याद रखिएगा, याद रखिएगा, दुनिया का ये असूल है कि भाई आपकी चॉइस है कि डिटर्मिनेंट के अंदर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक रॉ से या स्पेसिफिक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहता हूं कि मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं किसके साथ, कॉलम 1 के साथ सिर्फ। तो कॉलम 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के, ये बन जाएगा 4 के, ये बन जाएगा 7 के। बाकी मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैट्रिक्स की बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है कि भाई आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को किसी भी स्पेसिफिक रॉ से स्पेसिफिक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। हमेशा याद रखिएगा कि भाई के अगर किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इट इज नॉट इक्वल टू, अक्सर बच्चों को लगता है तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो शायद सेम वैल्यू आएगी, नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं लेट सपोज के को तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाता हूं ना, दीज बोथ आर नॉट अ सिमिलर थिंग्स, दीज बोथ आर नॉट अ सिमिलर थिंग। पहले देखो मैं लिख के आ रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा मैं क्या चीज यहां पे लिख रहा हूं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पे कि लेट सपोज किसी बच्चे ने क्या करा, के को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, के को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसको लगेगा कि उसने सही काम करा है। उसको लगेगा कि भैया ये जो बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है सर, ये अंदर वाली मैंने तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या सर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर है? क्योंकि देखिए यहाँ पे के जो है ये इस डिटर्मिनेंट के बाहर मौजूद था, और मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, तमाम वैल्यू से के को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। क्या ये दोनों बराबर होंगे? कभी भी बराबर नहीं होंगे। याद रखिएगा मैट्रिसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई स्केलर क्वांटिटी डिटर्मिनेंट के अंदर जब मल्टीप्लाई होती है ना, वो सिर्फ किसी एक कॉलम से या किसी एक रॉ से मल्टीप्लाई हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर अगर आपका मैट्रिक्स मौजूद है, कभी भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर आपका मैट्रिक्स आ रहा है, तो बाहर जो भी वॉल्यूम मौजूद है वो किसी एक रॉ या एक कॉलम से क्या करवाई जाती है, मल्टीप्लाई करवा जाती है, और वो एक कॉलम या एक रॉ से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक लॉजिक देता हूं। मैं आपको जो मैंने अभी बात पढ़ाई है ना, इसको मैं बताने के लिए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बाय द वे पास्ट पेपर्स का, मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताया हुआ है मेरी क्लास में जो भी क्वेश्चन है ना, जो छींक भी मारी जाएगी वो पास्ट पेपर्स की है ना। बहुत ही मैं एक लेम किस्म की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे क्या है, पास्ट पेपर बेस्ड हैं। अब देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि यार किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो मैं आपसे बड़ी मासूमाना अंदाज में एक सुविधा करता हूं, मैं आपसे मासूमाना अंदाज के अंदर एक फरमाइश करता हूं कि यार मेरे पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैट्रिक्स मौजूद है, और मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 8p। मैं एक मासूमाना फरमाइश कर रहा हूं, बिल्कुल मासूमाना। मैं कहता हूं कि यार अगर इस मैट्रिक्स से मुझे p कॉमन लेना है तो क्या आंसर आएगा, है भाई क्या आंसर आएगा, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? सर पी इंटू मैट्रिक्स आ जाएगा। कितने बच्चों को लगता है पी इंटू मैट्रिक्स आएगा, जल्दी से बताओ। कितने बच्चों को लगता है कि अगर मुझे इस पूरे मैट्रिक्स से मुझे पी को कॉमन लेना है तो आंसर क्या आएगा, है भाई? जल्दी से हैंड रेज करो, क्या आंसर आएगा? आप में से कितने बच्चों को लगता है कि आंसर आएगा पी, एक दफा पी बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 8। कितने बच्चों को लगता है ये आंसर आएगा? कितने बच्चों को लगता है ये आंसर आएगा? जितनों को लगता है ना वो इंतहाई नालायक बच्चे हैं, जितनों को लगता है वो इंतहाई नालायक बच्चे हैं, अपने आप को रख के चांटा मारो बेटा। नींद आ रही है लगता है आप लोगों को, है भाई मजा नहीं आ रहा? हाँ फौरन से हैंड नीचे हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फौरन से हैंड नीचे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, अपने आप को रख के चांटा मारना है। क्यों? जरा गौर से बात समझो बेटा, मैंने अभी ये बात पढ़ाई मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने अभी ये बात पढ़ाई कि भाई डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, इफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइंग विद द डिटर्मिनेंट, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी होती है सिर्फ किसी
एक रो के पास जाती है या एक कॉलम के पास जाती है। अब देखो, यहां पे मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया कि मुझे पता था अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि देखो यहाँ पे हर रो में, हर कॉलम में, हर जगह पे पी 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 आ रहा है। तो अगर मुझे इस पूरे मैट्रिक्स से पी को कॉमन लेना है तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में ये आंसर गिवन था। 99.9% बच्चों ने उस पर टिक किया था। सही ना? 99.99% बच्चों ने उस पर टिक किया था। हालांकि कभी भी आंसर नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप पूरे एक कॉलम से एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये यहां से एक पी आएगा, फिर इस कॉलम से जब मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूंगा एक और पी आएगा, फिर इस कॉलम से जब मैं एक और पी एक्सट्रैक्ट करूंगा एक और पी आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? पी इंटू पी इंटू पी। आसान भाषा में आप कह सकते हो पी क्यूब। याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब मैट्रिक्स होता है ना, तो सिर्फ किसी एक रॉ से या किसी एक कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करवाने की सुविधा दी जाती है, इजाजत होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सर P3 डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन नस्ट में आया था इस साल। बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, हमेशा याद रखिएगा, मैट्रिक्स हैविंग अ लोअर ट्रायंगुलर और द अपर ट्रायंगुलर इज डिटरमाइंड बाय सिंपल डायगोनल्स मल्टीप्लिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स का चाहे लोअर ट्रायंगुलर आ जाए चाहे अपर ट्रायंगुलर आ जाए, डायरेक्टली मैट्रिक्स का आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई मैट्रिक्स आ रहा है, इसके अंदर इधर आपके पास अपर ट्रायंगुलर आ जाए या लोअर ट्रायंगुलर आ जाए, सही है ना? तो आप डायरेक्टली मैट्रिक्स का आंसर निकाल सकते हो। आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे निकालोगे आंसर? ये जो डायगोनल लाइन है ना, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो डायगोनल लाइन है ना, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैट्रिसेस हैविंग द लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, द डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द डायगोनल लाइन एलिमेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी। वो जो बच्चे मुझसे पूछे ना 4x4 में क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट गिवन होते हैं कि आपको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर गिवन होता है, तो आप डायगोनल लाइंस को मल्टीप्लाई करवाते हो, आपका पर्टिकुलरली क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई मैट्रिसेस के अंदर कभी भी अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ गिवन है और नॉन डायगोनल सारे जीरो आ रहे हैं उस सूरत के अंदर भी, या फिर कभी आपके पास अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगल्स आ रहे हैं उस सूरत के अंदर भी, आप डायरेक्टली डायगोनल लाइन को अगर मल्टीप्लाई करोगे, आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि बेटा देखो, कभी भी अगर आपके पास मैट्रिसेस के अंदर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, या फिर आपके पास मैट्रिसेस के अंदर सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हो, नॉन डायगोनल सारे के सारे क्या हो? जीरो। तो ऐसे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सिंपल आपके पास ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है डायगोनल लाइंस के एलिमेंट्स को आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव मी, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कोई दुनिया में मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी जहां पे ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे मिलेगा। इसको करने की एक शॉर्टकट होती है। भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 5 के बराबर। आगे उसने मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया कि भाई ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल 3/3 का। कहता है कि भाई डिटर्मिनेंट निकालो ट्वाइस ऑफ योर ओरिजिनल मैट्रिक्स के। डिटर्मिनेंट निकालो ट्वाइस ऑफ योर ओरिजिनल मैट्रिक्स के। कोई मसले की बात नहीं है। इसको सॉल्व करने का एक तरीकेकार होता है क्या? कि भाई जो भी तुम्हें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है ना, तुम उसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो n की पावर p से। अब आप बोलोगे सर ये n क्या होता है, ये p क्या होता है? भाई n का मतलब क्या है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भाई n हमारे पास जो भी आपको यहाँ पे नंबर गिवन है ना, यानी कि जितने मल्टीपल का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, वो बेसिकली आपका n है। तो सर ये p क्या होता है फिर हमारे पास? अरे भाई p आपके पास जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ना, वो हमारा p होता है। p हमारे पास क्या होता है? जो भी मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या होगा, जरा बात समझिएगा। डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है 5 के बराबर। डिटर्मिनेंट कितना गिवन है? 5 के बराबर। n का मतलब क्या? कितने मल्टीपल पे निकालना है? ट्वाइस पे निकालना है। 2 आ गया। पावर के अंदर जो भी ऑर्डर था वो आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 क्या बन गया? ये बन गया 8। 8 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 के बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 के बराबर। कोई बच्चा बोले सर ये कैसे जादू कर दिया, समझ में नहीं आया। आइए एक और क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है 6 के बराबर। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है, ये आ रहा है 4/4 का। मैट्रिक्स कैसा आ रहा है? 4/4 का। एग्जामिनर मुझसे कहता है सॉल्व करके बताइए। एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है? सॉल्व करके बताइए 3 इंटू ए की वैल्यू को। किसको सॉल्व करके बताना है? 3 इंटू ए की वैल्यू को। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेसिक चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान है। आपके पास सिंपल तरीके से जो भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ना, उसको एक बार लिखोगे, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है n की पावर p से। n क्या होता है? जो भी आपको मल्टीपल गिवन है ना, वो आपका n है। p का मतलब जो भी आपका ऑर्डर आ रहा है वो आपका p है। कोई भी एक ही सेलेक्ट कर लो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों सेम ही होंगे। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 6 का 6 n की पावर p। तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 क्या होता है सर, ये कैसे निकालेंगे? भाई 3 का
स्क्वायर 9 होता है, 3 का पावर क्यूब क्या होता है 27, तो पावर 4 क्या होती है 81। तो यानी कि सिंपल तरीके से क्या बन गया 6 × 81। देखो भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या काम किया है, 3 की पावर 4 81 होता है, तो 81 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 × 1 = 6 हो गया, 8 6 आपके पास क्या बन जाएगा 48 के बराबर। तो सिंपल वे में आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल है इसके अंदर, सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ जाएगा 486 के बराबर। क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो गया भाई, चुटकी बजा के। क्या मसले की बात है इसके अंदर, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या परेशानी की बात है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई हमारे मुल्क के। अच्छा भाई जल्दी से जरा दो क्वेश्चंस को देखेंगे, दोनों क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर अ शॉर्टकट, कभी भी अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, या आपके पास आसान तरीन भाषा में कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, कभी भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो भाई इसका डिटर्मिनेंट लेने की एक शॉर्टकट होता है कि आपने सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, आपका विद इन सेकंड्स के अंदर डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। बहुत दफा इस तरह के क्वेश्चन 4x4 के ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा होता है, एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई इनका डिटर्मिनेंट बताइए, तो भाई एक शॉर्टकट क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आप सिंपल अगर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओगे आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस केस के अंदर क्या होगी, ये होगी 1 × 2 × 4 किसके बराबर आंसर आएगा, ये आ जाएगा 4 2 8, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा 8 के बराबर। सिमिलरली मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा है, एग्जामिनर मुझसे कहते हैं कि भाई इसका डिटर्मिनेंट का आंसर बताओ। अगेन अ वेरी बेसिक शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, आपने सिंपल तरीके से जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 4 × 8 × 1 × 10, तो ये बन जाएगा 4 8 = 32, और 32 को फर्दर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 320 के बराबर। इस तरीके से हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से इजीली सॉल्व हो गया। तो भाई इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या परेशानी की बात है, देखो अगेन विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो सकता है। आपने जस्ट क्वेश्चन की लॉजिक को फॉलो करना है, क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करना है, और हमारा सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये वाले क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। इसके टॉपिक के अंदर बेटा ये कॉमन कंफ्यूजन क्या होती है, हमें बचपन से बात पढ़ाई जाती है अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस या माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ये जो मैं एमसीक्यूज आपको बता रहा हूं ना, कॉमन कंफ्यूजन वाला एमसीक्यूज, ये $1 बिलियन का एमसीक्यूज है भाई, ये पेपर में बहुत आपको मिलेगा। एग्जामिनर पता है क्या करेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि भाई अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और अगर मैं उनका स्क्वायर लेता हूं तो बताइए आंसर क्या होगा। अक्सर बच्चे जो है ना आंसर में टिक करके आ जाते हैं, सर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो अल्लाह का वास्ता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड जब हम ऐसे कभी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स को आप आपस में ऐड करवाओ और उसके रिजल्टेंट का स्क्वायर करो, ये हमेशा बराबर होगा हमारे पास किसके, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए। ये बेसिक थ्योरम होता है मैट्रिसेस का, आप में से बहुत से बच्चों ने एफएससी साइड पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मुझसे भी समझ लो, मैं बता देता हूं कि हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करवाते हो, सेपरेट करवाते हो और फिर उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर लेते हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, ये बराबर होती है इस थ्योरम के, कि यानी कि एक सिंगल मैट्रिक्स का स्क्वायर करना, फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना, इनको ऐड करवाना एक दफा ए इंटू बी को, और फिर ऐड करवाना बी इंटू ए को। तो रिमेंबर दिस थ्योरम, ये बेसिक थ्योरम होता है। थ्योरम का मतलब इसके पीछे कोई ना कोई डेरिवेशन हमारी एग्जिस्ट कर रही होगी, जिस डेरिवेशन के ऊपर ये फॉर्मूला, ये थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा होता है। और वो थ्योरम क्या होता है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी दो मैट्रिसेस को आप ऐड करवाने के बाद अगर उनका स्क्वायर लोगे तो वो हमेशा बराबर होगा, कि अगर मैं इंडिविजुअल मैट्रिक्स का स्क्वायर लेता और दूसरे इंडिविजुअल मैट्रिक्स का स्क्वायर लेता और फिर उन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेता बाय चेंजिंग द ऑर्डर, यानी कि एक दफा मैंने ए इंटू बी करा, दूसरी दफा मैंने बी इंटू ए करा। तो इस एमसीक्यूज को अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, बेसिक थ्योरम होता है। अगेन वी आर नॉट हियर टू सॉल्व द थ्योरम कि भाई ये थ्योरम बन कैसे रहा है, मैं इसको बहुत दफा बहुत से लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं कि बेटा आप लोगों को समझने की नीड नहीं है कि थ्योरम आ कैसे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रही होगी। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द बेसिक कॉन्सेप्ट के भाई आप ताकि उसको कर सको। थ्योरम तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डेरिवेशन के ऊपर बन रहा होगा, जिस डेरिवेशन के ऊपर जिस साइंसदान ने बैठ के उसको इजाद किया होगा, तो भी आपने एक एक पेज की डेरिवेशन से रट्टे नहीं मारने यहाँ पे बैठ के, आपको सिंपल वो फॉर्मूला, सिंपल वो थ्योरम अपने जहन में बिठाना है और उसके ऊपर हम बात को समझ रहे होंगे, उसके ऊपर हम बात को कर रहे होंगे। देखो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में
मिलेगा। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई आपको क्या करवाना है, इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, अगर किसी बच्चे को नहीं आती, बहुत सिंपल है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी पहला मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हम ऐसे रॉस का सिंबल बनाते हैं, और जो भी दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हम ऐसे वर्टिकल सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं। अब याद रखिएगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाने का तरीकेकार क्या होता है कि भाई आपने सिंपल तरीके से जो भी आपका पहला मैट्रिक्स है उसकी पहली रॉ को लो, ये जाके जो भी दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर आपकी दूसरी रॉ जाके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दोनों टर्म जाके इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जरा समझते हैं कैसे। कि देखो हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करती है हेड टू हेड टेल टू टेल रूल के ऊपर। बाय द वे वो तमाम बच्चे जो प्यास की तैयारी कर रहे हैं, मुझसे एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो आप चाहो तो जो मुश्किल कैलकुलेटर के अंदर मुश्किल पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को डाल के चेक कर सकते हो शॉर्टकट्स के ऊपर। मगर अगेन ये शॉर्टकट आप लोगों के लिए नहीं है जो बच्चे नस्ट के अंदर या फास्ट की टेस्ट की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। और अगर आपने मल्टीपल टेस्टों को देना है तो अगेन मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि भाई कैलकुलेटर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। वो बच्चा इंतहाई नालायक होगा जिसके पास अभी भी कैलकुलेटर पड़ा होगा। तो भाई अगर आपने मल्टीपल टेस्टों को देना है, यानी कि नस्ट का, फास्ट का, आईबीएस का, मेरान का, तो यहाँ पे कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, सिर्फ एनईडी और प्याज में अलाउ होता है। तो आपने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना, आपने उसके बगैर पूरी मैथ्स करनी है। आई विल बी टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग। मैं कैलकुलेटर की कोई ट्रिक क्लास में नहीं बताता ना पढ़ाता हूँ, मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, आप उसको वहां से आके देख सकते हो। ज्यादा शौक होगा मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको उसका प्लेलिस्ट का। मगर अगेन उसको यूज ना करो, बेहतर है। आपको उसके बगैर आना चाहिए, बहुत सिंपल चीज होती है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हेड टू हेड टेल टू टेल रूल। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये टर्म इस जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4 बन गया, 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 हो गया। अब देखो 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में ऑटोमेटिकली प्लस का साइन होता है, तो 4 बंदर क्या बन गया, 1 बन गया। यानी कि देखो जो पहली वाली रॉ थी इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, सेकंड रॉ भी जाके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। आसान तरीन भाषा के अंदर मैं हमेशा बच्चों को शॉर्टकट बताता हूँ कि देखो हम करते क्या है कि जो पहला पूरा मैट्रिक्स होता है उसको पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली अब ये पूरा का पूरा जो पहला मैट्रिक्स है, अब ये दूसरे वाले कॉलम से आके मल्टीप्लाई होगा। आसान तरीन शॉर्टकट होती है ये। तो अब देखो क्या होगा, अगेन 2 1 जार 2 बन गया, 1 0 जार 0 हो गया, 3 1 जार 3 हो गया, 4 0 जार 0 हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस का 1 5, आगे 2 का 2, 6 प्लस 4 10 के बराबर, 3 का 3 एडिटिव। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर ये आ जाएगा। अब वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगेन मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई मैट्रिसेस को कभी भी कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व ना करो। अगर आप करने की कोशिश करोगे सीख जाओगे ट्रिक्स को, मगर एग्जामिनर अब बहुत चालाक हो चुका है। देखो जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होगा ना, एग्जामिनर की मजबूरी है पेपर को डिफिकल्ट बनाना, क्योंकि देखो पाकिस्तान की आबादी है 28 करोड़ की। ये लोग सर्वे सही नहीं करवाते, इंतहाई डैश लोग हैं, मगर आबादी तकरीबन 30 करोड़ से ऊपर की होगी। हम माशाल्लाह जितने हमारे एक दिन में बच्चे पैदा होते हैं, तो भाई कंपटीशन हर आने वाले साल में इंक्रीज होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे अननोन्स गिवन होंगे, वो कैलकुलेटर पे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप बिल्कुल नल्ले हो, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं कर सकते आप। सही है ना। तो सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व हो गए। यहाँ पे क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। मैं आपको इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें बात समझ में आए। और क्वेश्चन देख लेते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगेन देखो बेटा कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे सॉल्व करवाएंगे, देखो जो भी पहले मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रॉ आ रही है, ये पहले वाले कॉलम से सिंपल जाके मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, 4 2 जार 8 हो गया, नेगेटिव का 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बन गया, प्लस का 0 लिखो, नेगेटिव 0 को बात एक ही है, 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 हो गया। पहली रॉ पहले कॉलम से हो गई, अब दूसरी रॉ पहले कॉलम से करवाओ, तो 0 4 जार 0 हो गया, 1 0 जार 0 हो गया, नेगेटिव 1 इंटू 3, नेगेटिव का 3 हो गया। फिर ये आपके पास जो ये वाली रॉ है, अब ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, 3 4 जार 12 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देखो पहली वाली टर्म पहली टर्म से, बीच वाली वैल्यू से, लास्ट वाली वैल्यू, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 0 1 जार 0 हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो गया, सिंपल है। अब सिमिलरली अब देखो मैंने पहला पूरा मैट्रिक्स पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सेकंड कॉलम से करवाऊंगा, सेम स्ट्रेटेजी होगी कि भाई पहली रॉ जाके पहले कॉलम से इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, 2 1 जार 2 होता है, नेगेटिव का 1, नेगेटिव के 1 से नेगेटिव का 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 1, 3 नेगेटिव 2 से, नेगेटिव 2 लिखा हुआ है, 3 नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 6। फिर ये सेकंड रॉ जाके मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 जार 0, 1 इंटू 1 1, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 2। आगे क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, 3 1 जार 3 हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। फिर आगे क्या होगा, 2 इंटू नेगेटिव 2, नेगेटिव का 4 बन जाएगा। देखो बेसिक चीज होती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, बच्चों वाली चीज होती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। बाखुदा अगर आप तरीके से लेके चल रहे हो, बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है, विद इन
3 to 4 सेकंड में आप कर सकते हो, सही है ना। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया, नेगेटिव का 1 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो गया। सिमिलरली 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0 इंटू 3 0 एंड देन 6 1 6 एंड देन आगे क्या हो जाएगा, -1 ऑब्वियसली इट विल बिकम प्लस का 1, सही है ना। और लास्ट वाली रो को जो मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 3 3 9 देन प्लस 6 1 6 एंड ऑब्वियसली 2 इंटू -1 ये बन जाएगा -2, ऐसा ही है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 8 + 9, 9 में 8 का इजाफा करोगे 17, नेगेटिव का 3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में 6 का इजाफा 18। अच्छा भाई, दो में से एक निकालेंगे -1 और नेगेटिव का 6। अच्छा, दो में से एक निकालेंगे प्लस का 1, तो 1 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5। एक प्लस का 2 प्लस का 3, 3 प्लस का 1 4, और 4 में से 4 जाएंगे तो ऑब्वियसली 0, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव का 3। 6 प्लस का 1 7 एंड देन 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस का 2 इज ऑब्वियसली हमारे पास किसके बराबर होगा, 13 के, ऐसे। तो ये मेरे पास आ जाएगा। और बोलो, आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से सिंपल सी बात करी कि भाई लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन नस्ट में भी आया हुआ है, एनईटी के अंदर भी बहुत ज्यादा आया हुआ है, कंप्यूटराइज्ड पेपर्स के अंदर फास्ट में बहुत आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन बहुत पूछा गया मेरान के अंदर भी। एग्जामिनर कहता है सॉल्व करके बताओ, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपने क्या करवाना है, आपस के अंदर ऐड, ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी करवाना इजीली करवा सकते हो। 4 में से 5 निकालोगे बेटा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2x माइनस का 3y, फिर नेगेटिव का 4x प्लस का 5y एडिटिस का एडिटिस, नेगेटिव का 4x प्लस का 5y एडिटिस, नेगेटिव का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ गया। इक्वल टू के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव का 1 1 1 और 0। अब एग्जामिनर कह रहा था कि भाई x और y के लिए सॉल्व करना है, कैसे करोगे। देखो इक्वल टू के आमने सामने कभी भी दो मैट्रिसेस अगर आ जाए तो भाई इनकी जो नॉर्मल एक दूसरे के आमने सामने वाले एलिमेंट्स होते हैं दूसरे के बराबर आ जाते हैं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई 2x माइनस का 3y बराबर होगा किसके, प्लस के 1 के। सिमिलरली मेरे पास एक इक्वेशन यहां से और क्या बन जाएगी, नेगेटिव का 4x प्लस का 5y बराबर आ जाएगा किसके, प्लस के 1 के। तो आपने दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाना है, आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे सिंप्लीफाई करवाएं, भाई अगर मैं देखूं ना, पहली वाली इक्वेशन के अंदर 2x आ रहा है, तो अगर मैं इसको प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस का 6y इक्वल टू के बाद 2 का 2 एज इट इज। अब जब मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा दोनों इक्वेशंस को, तो 4x से बेटा 4x क्या हो गया, कैंसिल आउट। 5y माइनस का 6y क्या हो जाएगा, भाई 5y में से अगर 6y को आप कैंसिल आउट करोगे तो ऑब्वियसली बनेगा नेगेटिव का y, और इक्वल टू के बाद 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 3 के बराबर। ऐसे है ना बेटा, हमारे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 3 के। ये जो भी y की वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में अगर आप डालोगे तो आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आसान वाली इक्वेशन में डाल के चेक कर लेता हूं, तो भाई 2x का 2x माइनस का 3 y के अंदर y की वैल्यू को प्लॉट कर दिया इक्वल टू के बाद 1, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 9 इक्वल टू 1। तो प्लस का 9 जब वहां जाएगा तो नेगेटिव के ऊपर हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि 1 में से 9 को जब निकालोगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। 2 1 2 एंड 2 4 इज 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के 4 के बराबर। क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरा भी आपके पास मैट्रिसेस के अंदर, कभी भी अगर आपके पास मैट्रिसेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट अगर पूछा जा रहा है ना कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे सिंपल आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते। हम बेसिकली इसको सॉल्व कैसे कर रहे होते हैं, अगेन आपको डेरिवेशन अपने जहन में याद रखने की नीड नहीं है, बेसिक चीजें भी मैं वो भी बता सकता हूँ कि देखो आप सिंपल तरीके से इसको ब्रेक डाउन करवाते हैं कि a प्लस बी की फॉर्म में, और वहां से भी सिंप्लीफिकेशन करवा रहे होते हैं। तो कभी भी a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आगे क्या होता है, आगे होता है प्लस का ए बी, फिर आगे होता है प्लस का बी ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास बनता है। सिमिलरली कहीं पे अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए भी हम यहीं से फॉर्मूला ड्राइव करवाते हैं कि देखो कहां से करवाएंगे, अगेन यहीं से करवाते हैं कि भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये मतलब है ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का बी। सिंपल चीज है भाई, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है इसके अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला यहां से आपके पास ड्राइव होके आता है ना, अगेन उसके अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर होता है, सही है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आपके पास खाली ये जो ए बी और बी ए होता है ये नेगेटिव की फॉर्म में होता है, सिंस फॉर्मूला आपका नेगेटिव का था ओरिजिनली। तो ये खाली कॉन्सेप्ट होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, अक्सर एमसीक्यूज के अंदर ये चीज आ जाती है। हमारे बैजेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है, कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए एलम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैजेस अलग
होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, एससीटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूँ। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं। कि देखो, हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा, सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है, सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के। तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है, उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक, चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था। भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना।
तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है, जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपीज और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेहरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना, तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा। कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडिट लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है वो रेडियस यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस के सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ
एक महीना है, जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास में पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मैरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है, जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो, आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे, 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशन है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है, चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना? तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड
वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों के ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपके अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो, तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो, तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो, तो दोनों की क्लासेस लेंगे। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं, तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईकेआई में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी के उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी ये होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी, जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स, ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया, पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना,
यार कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपये फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपये भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया, आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है, जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आई में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स तो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पे कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर पैटर्न पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं भाई। मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ, भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए, आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूं, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूं,
मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज़्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है, उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो, उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं, बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सद्दा में रहते हो, चार सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो, हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके, उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया तो बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ है। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर। एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो, आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी, कब नहीं हासिल करनी। देखो, मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद है। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है, और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है? अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स
रम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप करो। तो आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिल यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप करोगे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो डेट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए हैं भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है, सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD-CAT के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD-CAT का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD-CAT 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।